शासन में जो पार्टी रहती है, ये इसको क्या हराया जाता है कि हारने में इसका भी कुछ योगदान होता है? अब मैंने जो उस किताब से जाना है कि एक डिक्टेटर्स हैंडबुक, वहाँ पे जो कहता है कि जो कोर कमिटी है, जो कोर ग्रुप होता है जिनके हित के लिए ये सब हो रहा है, ये सब नाटक हो रहा है, वो क्या करते हैं कि देख रहे हैं कि इनके जनमत इनके विरुद्ध है, तो इन्हें हटाया जाए और कोई दूसरा पपेट लाया जाए। तो उनकी भी एक भूमिका रहती है कि इनके बारे में बिल्कुल। बुरा भला प्रचार शुरू कर दिया जाए, और जो हमारे दूसरे कैंडिडेट है उन्हें बिठा के हमारा हित जारी रहे। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मेरा एक अलग मत है, इससे ज़्यादातर लोग नहीं सहमत होंगे। कोई भी व्यवस्था पहले आज जो व्यवस्था है वो नहीं थी, किसी देश में नहीं थी। किसी एक देश में पहला आए, अच्छा आने से पहले उस देश में इस बारे में बात हुई, उस देश चर्चा के तो जो हुई। हाँ, चर्चा हुई, उस देश के जो फिलोसोफर है, तब तो ऐसे चर्चा नहीं होता था, किताब लिखते थे फिलोसोफर। जो जैसे आप देखिए कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने तो उदाहरण दिया मोंटेस्क्यू और रूसो की। मोंटेस्क्यू, रूसो, उनके देखिए किताब देखिए, वोल्टेयर एक आदमी थे। हादिद में उन्होंने बहुत उस समय की जो राजतंत्र का मुखाफलत की, उन्होंने उस समय की जो धर्म के ठेकेदार ऐसे ही थे जो आज हम ला रहे हैं धर्म में, वो पहले फ्रेंच में थे, क्रिश्चियन धर्म में बहुत बेरागर कर लिया था, उन्होंने उसको ध्वस्त किया। हम जिसको आज के दिन में मतलब कह सकते हैं जिनको हीरो बनाकर बैठे हैं, वही तो हमें गलत रास्ते में लेके। जी, यहाँ पे किताब भी है, मैं आपको दिखाता हूँ कि अर्थशास्त्र में चाणक्य जी ने कहा था कि जो एंटरटेनर्स हैं उन्हें शहर की बाहर की चौराही में रखा जाए, क्योंकि एंटरटेनमेंट की जो इंडस्ट्री है वो ऐसी इंडस्ट्री है जिनमें लोग बहुत देखते हैं, बहुत आते हैं, और गलती से भी इनके जनता, आम जनता या फिर उस वक्त में प्रजा इनको असली नेता ना मान ले, इसलिए अभिनेता, नेता नहीं, असली नेता ना मान ले कभी भी। इस देश में जो जो सही सही फिलोसॉफी है उसको साइड में रख दिया गया, क्योंकि वो चली आएगी तो इस देश में जो पार्टी वाले हैं इनका धंधा बंद हो जाएगा। उनके बारे में एक-एक करके बताइए। जी, सबसे पहले जिसका फिलोसॉफी के बात मैं करना चाहूंगा, जिसके फिलोसॉफी की कोई बात नहीं करता, उनकी एग्रीकल्चरल फिलोसॉफी क्या थी, उनकी इंडस्ट्रियल फिलोसॉफी क्या थी, उनकी शिक्षा के ऊपर क्या चिंतन थे, उनके साइंस के ऊपर क्या चिंतन थे, कोई बात नहीं करती। नमस्कार, आज हमारे साथ जुड़े हैं राहुल सरकार, हमारे रिश्ते में मेरे भैया होते हैं, मुंह बोले भैया। इधर खून का कोई रिश्ता नहीं है, पर कुछ रिश्ते शायद खून के रिश्तों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राहुल सरकार है। आज मैं भाई के बुलाने पर यहाँ आया हूँ, तो देखते हैं आगे क्या बात होती है। आज उनको बुलाया है एक ऐसे मुद्दे में, शायद एक व्यक्ति थे जो एक समय इस बारे में बात करते थे। उनका नाम राजीव दीक्षित है। आप में से जिन्होंने उनका नाम सुना है तो उन्हें तो पता ही होगा, और जिन्होंने नहीं सुना, इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद अवश्य उनके जो वीडियोस यूट्यूब में अवेलेबल हैं वहाँ पे जाइए, उन्हें देखिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि आप इस चीज़ को गहराई से जानें। तो आज का जो टॉपिक है, राहुल भैया आप ही बोलिए। आज का जो टॉपिक है वो है कि देश में जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां है, क्या 75 साल बीत जाने के बाद ये राजनीतिक परिस्थिति हमारे देश के जनता का जो चाहत है वो मिटा सकता है या मिटाया है, और अगर नहीं मिटाया है तो हमें नई क्या व्यवस्था बनानी चाहिए, बनाने की बात करनी चाहिए। क्या अभी वो परिस्थिति देश में है कि नई व्यवस्था की दिशा में हम बात कर सके, एक माहौल बना सके? तो उस जो विषय है वो मैंने पहले ये बता दूं कि वो विषय पहले जिसने रखी थी वो थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने 1975 में गांधी मैदान में संपूर्ण व्यवस्था की जो परिवर्तन की बात की थी उन्होंने। और इस बात में कई बार इस बात में कहा, विभिन्न लोगों से बात की, और मैंने खुद की भी एक स्टडी की इस विषय पर, और मैंने जो पाया वो आज बताने की कोशिश करूंगा। तो वो विषय है कि डेमोक्रेसी तो हमारे देश में है, लेकिन ये डेमोक्रेसी क्या हमारी चाहत को मिटा सकता है, या ये डेमोक्रेसी हमारे लिए संपूर्ण रूप से ठीक है? और अब जब मैं प्राचीन कुछ व्यवस्थाओं के साथ इसकी तुलना करता हूँ तो देखता हूँ कि राजतंत्र या फिर जो फैसिज्म या टोटलिटेरियनिज्म और कम्युनिज्म है, ये सब जो हमने देखा है इतने दिनों तक, या फिर जो प्राचीन वो मार्क्स ने जो कहा था कि एंशिएंट कम्युनिज्म,
उनसे तो शायद हम बहुत कदम आगे बढ़ चुके हैं कि एक आदमी थे, एक चिंतक थे जिन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी सबसे हो सकता है सबसे खटारा कार हो, पर वही एक ही गाड़ी है जो हमारे पास अभी है जो ठीक-ठाक चलती है। बिल्कुल, ये बात भी सही है, लेकिन हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है, इस विषय पर बहुत लोगों ने ये बात उठाई कि आपने थोड़ी देर पहले राजीव दीक्षित जी के बारे में बात किया। उन्होंने तो कहा था कि हमारे पास ऐसी एक गाड़ी है, जिसका इंजन ही मतलब खराब है, तो कोई भी ड्राइवर को आप बैठा लीजिए, ड्राइवर मतलब वो राज्य में जैसे मुख्यमंत्री होते हैं या देश में प्रधानमंत्री, जिसको भी आप बैठा दीजिए, देश में इतना बढ़ा-चढ़ा करके कोई सुधार नहीं होता। कुछ चीज़ होते हैं, कुछ स्कीम आते हैं, लेकिन क्या ये सचमुच देश के जनता के लिए ठीक-ठाक है ये डेमोक्रेसी? तो अगर ये ठीक नहीं है, तो हमें लगता है जो विषय पर बात होनी चाहिए अब देश में, वो है पार्टीलेस डेमोक्रेसी। कि डेमोक्रेसी तो देश में है, लेकिन पार्टी ना हो, क्योंकि क्षमता जनता के हाथ में दिया गया और इस क्षमता को जनता के हाथों से लेकर राजनीतिक दल है हमारे देश में, वो चला रहे हैं, उनके हाथ में क्षमता है। एक बात दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारा जो संविधान है वहां पे जो प्रतिनिधि है, जो एक एक कंस्टिट्यूंसी से जो आते हैं, उनकी बात की गई है, पर वो और हाँ, ज्यादातर जो प्रतिनिधि है वो मिलके प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं और प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिसभा का चुनाव करते हैं, ये बात है। लेकिन पार्टी का जो उल्लेख है वो हमारे संविधान में नहीं है, पर व्यवस्था में आ गई है, क्या करें। बिल्कुल, तो जो देश में इतना सारा पार्टी है, ये पार्टी डिसाइड करती है क्या करना है, नहीं करना है। तो हम तो वोट दे के जनता को भेजते हैं, हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, वो हमसे हमारे बात करने से ज़्यादा अपनी-अपनी पार्टियों के बात करते हैं, यही प्रॉब्लम है। और जब हमारे साथ कोई अन्याय होता है, वो उनके पार्टी वालों ने ही क्यों ना की हो, तो हमारे जो प्रतिनिधि जिनको हम चुन के भेजा, वो हमारे साइड होने से वजह वो उनके पार्टी के साइड हो जाते हैं। अब हाँ, आपसे एक सवाल था कि मैं करें भी तो क्या, अब तो एक भी नियम भी शायद लागू हो चुका है कि फर्स्ट व्हीप, सेकंड व्हीप, थर्ड व्हीप देते हैं कि आपको उपस्थित होना ही पड़ेगा, फर्स्ट व्हीप, सेकंड व्हीप, या आपको उपस्थित होना है और किसी बिल में वोट भी देना है, सेकंड व्हीप और थर्ड व्हीप भी पार्टी जारी कर सकती है कि आपको उपस्थित भी रहना है, वोट भी करना है, पार्टी के हित में ही वोट करना है, वरना बिल्कुल, आपको पार्टी से या फिर उसका आपका जो पद है उससे आपको निकाल दिया बिल्कुल, जाएगा तो संसद से। ये पार्टी वाले जो हैं, ये व्हिप के मदद से अपने जनप्रतिनिधि को कंट्रोल करते हैं। इनके पास तो एक कंट्रोल करने वाला एक चीज़ है, वो व्हिप है। लेकिन जनता के पास क्या है कि इन जनप्रतिनिधियों को एक बार जो वोट दे दिया, 5 साल में इनको कंट्रोल करने के लिए जनता के पास तो कुछ नहीं है। तो जनता तो सब दिक से मारे गए 5 साल के लिए। पार्टी के पास कुछ चीज़ है, जनप्रतिनिधि के पास कुछ पावर है, जो प्रधानमंत्री है या पार्टी का लीडर है, उनके पास भी कुछ पार्टी के अधिनियम के तहत पावर है। लेकिन जनता के पास क्या है? तो जनता के पास ये क्षमता तभी जाएगी, ठीक से जाएगी, जब ये देश में पार्टीलेस डेमोक्रेसी लागू होगा, या फिर इसके साथ में पार्टीलेस डेमोक्रेसी के साथ में राइट टू रिकॉल का भी एक प्रोविजन होनी चाहिए देश में। राइट टू रिकॉल आप जानते हैं कि 5 साल के पहले अगर कोई जनप्रतिनिधि अपने चुने हुए जनता के लिए कुछ नहीं किया, या चुने हुए जनता का जो जिसके लिए वो वोट किया, उस आशाओं की पूर्ति नहीं किया, तो फिर जनता चाहे तो 5 साल के पहले ही उनकी जो पद है वो खारिज मतलब अपना जो वोट उन्होंने दिया था वो वोट मैं वापस ले सकता हूँ। ये जो सिस्टम है राइट टू रिकॉल, ये डेमोक्रेसी में एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। इसको बहुत एक्यूरेट तरीके से यूरोप के कुछ कंट्री ये सवाल पूछना चाहता था आपसे कि कहीं क्या हमें दिखती है ये एक बात है कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी जो है ये कहाँ दिखती या नहीं है। तो मैं बता दूं कि अभी फिलहाल में किसी देश में ये नहीं चल रही है। लेकिन देखिए, एक समय था 15 शताब्दी या उसके पहले भी पूरे विश्व में जितने भी देश थे या जितने भी अंचल थे, एरिया थे, वहाँ पर राजतंत्र चलता था, मोनार्की चलता था। कुछ हिस्सों में गणतंत्र चलता था, थोड़ा बहुत कुछ गणतंत्र भी उसको नहीं पूरे तरीके से बोल सकते हैं, राजा के अंडर ही कुछ कुछ जगह पर वो राजा का कहीं चुनाव हो जाता था। वो कहीं कहीं बोल सकते उसको कि जो डोमिनियन इंडिपेंडेंस कहा जा सकता है। डोमिनियन की व्यवस्था थी, लेकिन वो डेमोक्रेसी नहीं थी। और एक बात थी कि सब नहीं वोट दे सकते थे, कुछ गिने चुने जो अभिजात लोग हैं, जो आपका जो वो भी पुरुष, पुरुष लोग, और वो उनको कहते हैं, आपका जो रोमान सभ्यता में उनको कहते हैं कि पैट्रिशियन कहते हैं। अच्छा, पैट्रिशियन लोग वोट दे सकते थे। तो
जो व्यवस्था है पहले, और राजा के पास पूरे देश का जितना क्षमता था वो आधार एक ही था, राजा था। अभी क्या होता है, ये क्षमता तीनों हिस्सों में बटे हुए हैं। देखिए आपकी लेजिस्लेचर, जुडिशियरी और एडमिनिस्ट्रेशन, इन तीनों अलग अलग जो भाग है क्षमता का, उस अलग अलग भाग की जो जिसमें हेड होता है वो अलग अलग होता है। देखिए आप लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, उनमें एक स्पीकर होता है, और जुडिशियरी में हेड कौन होता है, सुप्रीम चीफ कोर्ट की जो चीफ जस्टिस। तो ये इन दोनों में, किंतु इन दोनों में पावर डिवाइड है। और एडमिनिस्ट्रेशन का राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी कह सकते हैं, राज्य में राज्यपाल या मुख्यमंत्री। तो इनका क्षमता किया हुआ है, बटा हुआ है। पहले ये सब क्षमता जो राजा के पास होता था, तो जब ये राजा के पास जब क्षमता होता था, ये बंटने की बात कौन पहले किया? ये बात फ्रांस के मशहूर फिलोसोफर मोंटेस्क्यू ने अपने जो किताब है द स्पिरिट ऑफ लॉज, उन किताब के अंदर कहा कि ये जो क्षमता एक आदमी के पास नहीं होना चाहिए, ये क्षमता का विभाजन होना चाहिए, और अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग व्यक्ति के पास क्षमता होना चाहिए। तो उन्होंने 3 कैटेगरी की बात की जो मैंने पहले किया। तो जब उन्होंने ये लिखा था, पूरे यूरोप में बवाल हो गया कि ये कैसे हो सकता है। राजा खुद भी मतलब स्ट्रेंज हो गया, जनता भी की ये। हाँ, यहाँ पे बस एक चीज याद करना चाहूंगा आपको भी, कि तब के जो राजा थे, कहा जाता था कि भगवान ने उनको वो पद दिया है, तो इसीलिए लोग बौखला गए सुन के कि हाँ, भगवान को दिया हुआ जो पद है उससे आप क्षमता छीनेंगे। जी, ये यही बात है। वो राजा लोग ने ही ये प्रचार किया था। इसका प्रचार सबसे अच्छा किया था फ्रांस के एक राजा हुआ था, बुर्बो राजवंश का, उसका नाम था 14th लुई। 14 हाँ, 14 लुई। उन्होंने कहा था कि जो मैं शासन करता हूँ, ये मैं ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता हूँ, ईश्वर ने मुझे भेजा। कितनी बड़ी बात आप सोचिए। अर्थात राजा कुछ भी गलत करे, राजा के विरोध में कोई कुछ नहीं बोल सकता था। तो इसके ऊपर भी पहला प्रहार किया और एक फ्रेंच फिलोसोफर जिसका नाम था रूसो। रूसो ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था द सोशल कंडक्ट। हाँ, ये मैंने पढ़ी है। हाँ, द सोशल कंडक्ट में उन्होंने कहा कि ये सब बकवास की बात है, ऐसी बात नहीं है। कोई भी राजा क्षमता ईश्वर के पास से नहीं लिया। ये एक दिन था कि जनता ने ही एक कॉन्ट्रैक्ट करके राजा को क्षमता दिया था, उसके विनिमय, उसके बदले में राजा उनको जो निरापत्ता वो देती थी, उनको प्रोटेक्ट करती थी, उनको प्रोटेक्शन देगा बदले में राजा, और उसके बदले में जनता कॉन्ट्रैक्ट करके राजा को टैक्स देगा। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ये थ्योरी देकर जब दिया रूसो ने, तब भी बवाल हुआ कि राजा के ऊपर से क्षमता छोड़ने की बात कह रहे हैं, तो हो ही नहीं सकता। तो जब जब नया कोई व्यवस्था की बात लोगों ने किया है, तभी तभी बवाल हुआ है। जनता के अंदर एक अद्भुत अनुभूति हुई है कि ये कैसे हो सकता है, ये किसी भी देश में नहीं है। देखिए, जो आज गणतंत्र है, डेमोक्रेसी है, क्या एक समय में कोई देश में ये डेमोक्रेसी था? मतलब हाँ, मैंने जो हरारी जी है, युवाल नोआ हरारी, हाँ। उन्होंने भी अपनी किताब में कहा था कि प्राचीन काल में जो डेमोक्रेसी या गणतंत्र है वो संभव इसलिए नहीं था कि तब जो कम्युनिकेशन के जो व्यवस्थाएं थे वो संभव ही नहीं था कि इतने सारे लोग एक कन्वर्सेशन में एक साथ आ पाए। कि आप पहले देखिए ना कि जब भारत पहली बार इंडिपेंडेंट हुआ सन 1947 के समय, तब जब पहले चुनाव हुए थे 51 या 52 में, वहां कितने हफ्तों तक वो चुनाव हुआ, काउंटिंग हुई। तो 2000 साल पहले तो संभव ही नहीं था ना। बिल्कुल। तो ये तो आपने खुद ही उत्तर दे दिया कि जब समय आगे जाता है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, जनता के जो सभ्यता वो भी बढ़ती है, तो उसके हिसाब से जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी बदलना जरूरी है। आज हम देखें, क्या हमारे देश में ये पहल करने की क्यों जरूरत है कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी चाहिए? पहले ये जानना पड़ेगा क्यों चाहिए। तो देखिए, आपने जो बताया कि देश 1947 में आजाद हुआ, हमारे साथ साथ भी कुछ देश आजाद हुए, जैसे चाइना हुए, हमारे बाद में हुए, श्रीलंका हुए, उसके बाद आपका इंडोनेशिया। पाकिस्तान के बाद छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो हमसे भी ज्यादा गया गुजरा है। हम पाकिस्तान का जो अर्थव्यवस्था है वो तो 80 या 90 के दशक तक तो हमसे अच्छी चल रही थी। जी जी, ये बात सही है, लेकिन वो तो बेरागर कर लिया अपना, तो हम उनको फॉलो नहीं करेंगे। तो यूरोप के जो देश है उससे कंपेयर कीजिए, उनकी जो देश की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, और हमारे देश के क्वालिटी ऑफ लाइफ है। तो एक सवाल कर सकते हैं कि ना कि यूरोप के जो देश है वो कभी पराधीन हुए ही नहीं। ये एक गलत बात है। पराधीन होना ही क्या देश में गरीबी भूखमरी का लक्षण? ये भी नहीं है। देश में गरीबी भूखमरी सिर्फ पराधीन होने से नहीं,
देखिए यूरोप के जो देश हम बोलते हैं कि पराधीन हुए ही नहीं उन्होंने, लेकिन उन्होंने भी बहुत आर्थिक जो दुर्व्यवस्था है वो झेली है। जैसे आप देखेंगे कि प्लेग ब्लेग बहुत ये हुई है। वो तो अलग बात है, राजनीतिक तरीके से भी यूरोप बहुत मतलब हमेशा यूरोप एक झमेले में रहा है। देखिए आप नेपोलियन के ज़माने को देखिए, सारे यूरोप देश में युद्ध चल रही है, बहुत लोग मारे जा रहे हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं। आप हिटलर के टाइम देख लीजिए, उससे पहले देख लीजिए, जार रशिया के जो जार उनके साथ युद्ध हो रहा है, इंग्लैंड के साथ युद्ध हो रहा है। मतलब एक वातावरण ऐसा था कि वो भी बहुत अच्छे जगह पर नहीं था। हम ये एक बात साधारण इंसान तो नहीं थे। हाँ, ये हम बोल देते हैं कि वो पराधीन नहीं थे तो वो बहुत खुशहाल थे, ऐसे भी नहीं है। तो आप जर्मनी को कैसे देखते हैं, जापान को कैसे, जर्मनी को आप देखिए, जो जर्मनी 2 बार हार गया, कंपनसेशन भी उन्हें ही देना पड़ा। हाँ कंपनसेशन आज भी देते हैं, 2010 साल में भी दिया, अच्छा 2010 साल में भी उन्होंने कंपनसेशन की एक पार्ट चुकाई है। और जो देश को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया था, जापान। जर्मनी की बात मैं कह अच्छा। रहा हूँ, जापान तो अलग से 2 शहर को कर दिया, जर्मनी पूरे देश, यानी कि आप जानते हैं कि नहीं कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था, 2 हिस्सों में बटे थे। हाँ 2 हिस्सों में बांट दिया गया था जर्मनी को, जर्मनी को भी और बर्लिन शहर को। बर्लिन शहर के अंदर से दीवार बना दिया गया। आप सोचिए, तो वो जर्मनी, ये दीवार टूटा 1990 में। ये जब हमारे देश में इतने सारे मतलब कल्चरल इवेंट हो रहे हैं, हम इतने कल्चरल तरीके से इतना उन्नत है, तब जर्मनी आपस में युद्ध कर रहे थे। युद्ध सॉरी युद्ध। जुड़ गए। हाँ जुड़ गए। तो तब तो हम तो, हमारी पॉलिटिकल स्थिति तो उनसे भी ठीक थी। गठबंधन की सरकार बन रही थी। वो अलग बात, मैं कह रहा हूँ कि जो देश में वो देश जब विभाजित हुआ, उन जैसे की तो तनाव नहीं थी नहीं, देश में। जब हम मतलब हम अगर तनाव बना ले तो वो अलग बात है, अलग बात। बाहर से कोई तनाव हाँ नहीं थी। तो ये हम नहीं कह सकते कि देश में हमारा पराधीन हुआ, इसीलिए पराधीन हुआ, ये बात सही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन पराधीन होने के बाद 75 या 77 साल में क्या हुआ, जो होना चाहिए था क्या हुआ। ये इससे मैं आपके साथ सहमत हूँ, जितना हो सकता था उतना हाँ। तो हुआ ही नहीं। और हम इससे संतुष्ट होते थे कि जो हुआ बहुत हुआ, अगर हमारे पास एग्जाम्पल नहीं होता था। लेकिन हम जब एग्जाम्पल देखते हैं कि जापान कैसे तरक्की की, जापान को छोड़ दीजिए, तो चाइना तो हमारे चाइना तो बराबर था, एकदम बराबर था। और आप देखिए सिंगापुर और दुबई देखिए, क्या था क्या हो गया। तो उनके अंदर, उनके पास तो ऐसी कोई, सिंगापुर और जब जो अपने था दुबई थोड़े छोटे देश हैं, छोटे देश, चाइना एक अच्छा कंपैरिजन करने के लिए अच्छा लेकिन देश है। छोटे देश होते हैं, उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। हाँ कभी कोई भी आक्रमण कर सकता है, वो कर सकता है, लेकिन उनके पास देखिए कोई खाने की सामग्री नहीं होता, एग्रीकल्चर नहीं, उनके पास तब कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं था, है ना। वो पूरा अपना डेवलप किए, सिंगापुर जैसे कंट्री वो पूरा खड़ा है अपनी जो सर्विस सेक्टर है उसके ऊपर। तो हमारे इतना बड़ा देश है, इतना टैलेंट है, इतना बात करते हैं नेता लोग, तो हमारे देश में क्यों नहीं हो पाया। चाइना देखिए, चाइना में इतना कैसे हुआ। तो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। हाँ चाइना के बारे में जब आपने कहा, मुझे एक बात याद आ गई कि चाइना के बारे में जब भी बात उठती है तब इतना तो बोलना बनता है कि जो भी खराब हो चाइना में, क्योंकि 2 3 4 5 पार्टियां नहीं है, एक पार्टी कितने भी लंबे समय के लिए कार्यकाल चला सकती है, कि 20 वर्षों का परिकल्पना या फिर 50 सालों का एक प्लान। हमारे यहाँ 5 साल तक सीमित रखना पड़ा, क्योंकि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही चेंज हो सकता है 5 ठीक है, सालों में। 5 साल, लेकिन आप देखिए 5 साल में आप चेंज करते हैं ये बोल के हम खुशी देती है, लेकिन 5 साल के बाद जब चेंज करते हैं, सिंबल तो चेंज होता है। क्या आदमी भी, हायर रैंक के आदमी भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन क्या कुछ ज्यादा चेंज होता है। जनता, ये मतलब जनता के पास ये तो आज पूरी खुल गई है, क्या ज्यादा चेंज होती है। आप देखिए जो दूसरे पार्टी के, वो अलग अलग पार्टी बना लिए हैं, क्षमता में वही रहेंगे, चेंज करके रहेंगे। तो ऐसे अल्टीमेटली क्या हुआ, जैसे आप जानिएगा ये कि बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट बने थे, या अब्राहम लिंकन जब प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने एक बात ये कही थी बराक ओबामा ने कि मैं प्रेसिडेंट बन के भी कुछ चेंज नहीं कर सकता अगर मेरे जो आदमी है काम करने वाला वो ना चेंज हो। तो बराक ओबामा ने जो आपने जो हायर की है, नीचे जो सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो नेता है, कलेक्टर लोग या सबको चेंज कर दिया था कि चेंज तभी चेंज होगा। आप देखिए हमारे जब देश में पार्टी चेंज होती है, पार्टी के प्रधानमंत्री चेंज होता है, कुछ मंत्री चेंज होते हैं, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो चेंज होता है, बाकी तो सब सेम ही रहता है। तो कैसे ये देश में कुछ बहुत बड़ी चीज हो जाएगा, कोई चाहकर भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। जब भी कोई कुछ अलग से करने जाता है तो जिनके स्वार्थ पर ये बात आती है वो सरकार गिरा देते हैं,
5 साल के पहले। तो ये बात भी तो पूरे सच नहीं है कि 5 साल तक हमारे सरकार हमारे लिए जो चाहे कर सकती है, कोई उनको रोक नहीं सकता। उनको रोक सकता है अगर सरकार कोई किसी पूंजीपति या कोई ऐसे लोग जिनके खिलाफ अगर कुछ किया जाए हमारे भलाई के लिए, तो वो सरकार गिरा देती है। अब हाँ, एक आपके साथ मैं भाग कर लेना चाहूँगा कि किताब थी नाम की ए डिक्टेटर्स हैंडबुक। वहाँ पे लिखा गया था कि होता है कि ऐसा कि एक कोर ग्रुप होता है जो अपने स्वार्थ के लिए नेता या फिर पार्टी को चुनते हैं कि अगले 20 सालों तक या 10 सालों तक हमारा जो एजेंडा है या फिर हमारे जो लाभ है उनको कौन चला सकता है। हाँ, और उन्हीं का प्रचार प्रसार करते हैं वो लोग। और जो नेता होते हैं किसी भी पार्टी के, जो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जो भी हो, वो भी कोशिश करते हैं कि ये जो कोर कमेटी है उनमें करीब कभी कभी फेरबदल करे कि इसे थोड़ा उतार दे, इसे थोड़ा उठा दे। हैं, तो ये जो व्यवस्था है यहाँ पे जनता का तो कोई रोल मुझे भी नहीं दिखता। आप कोई जनता का, आम जनता जो सिर्फ वोट देते हैं, उनका कोई रोल ही नहीं है। और ये तो आज देखते हैं कि जो सिर्फ वोट देता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं रखता, वो जनता का सबसे ज्यादा सत्यानाश होता है। जो थोड़ी बहुत जनता पार्टी कर लेते हैं उनको तो कुछ ना कुछ मिल जाता है। लेकिन जो जनता आम, जिसको देश के बारे में सोचना है, काम करना है, पार्टी माटी में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना, वो तो कुछ नहीं उसको मिलता। तो ऐसी हो गया है। तो मैं कहता हूँ कि हमारा जो ये पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें तो गलती निकल के आया है ना। आप देखिए कि आपको एक उदाहरण से मैं बताता हूँ कि देश जब आजाद हुआ तब हमारे देश में लगभग 34 करोड़ जनता थे। वह जो 140 करोड़ हो गया, तो कितना गुण वृद्धि हुआ? ये 3-4 गुण वृद्धि हुआ। तो हमारे देश में जब 34 करोड़ लोग थे, तो हमारे देश में 4-5 करोड़ गरीब लोग थे। 4-5 करोड़, ये उस समय का नेता के लिए बहुत बड़ा आंकड़े थे। परसेंटेज के खातिर देखे तो 7 में से 1 आदमी गरीब था। हाँ, तो लेकिन अब जो आपका कोरोना टाइम आया, उसमें हमने देखा कि 84 करोड़ 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। मतलब ये 80 करोड़ लोग राशन के लिए जा रहे हैं, इसका मतलब इनके पास खाने के लिए सामग्री उतना नहीं है। नहीं, अब कोरोना काल के बारे में बात करें तो ये भी कह सकते हैं कि कोरोना काल में जो मध्य वर्ग है या फिर निम्न मध्य वर्ग है, उनका तो सेविंग ज्यादा होती नहीं है, तो उन्हें भी शायद राशन की जरूरत पड़ी क्योंकि उनका काम काज तो बंद हो गया था ना। वो तो बंद हो गया था, लेकिन आप इसको सरकार की जो आंकड़े है उससे समझते हैं। चलिए। तो 2005 साल में एक कमेटी की रिपोर्ट आई थी, सरकार की बनाई गई कमेटी, अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी। अर्जुन सेनगुप्ता बहुत बड़े एक इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने इंडस्ट्री के लिए भी कमेटी का चेयर किया था। तो अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी को ये इसलिए बनाया गया था कि भारत में जो गरीबी है वो कितनी प्रतिशत है। तो उन्होंने वो बहुत बड़े एक रिपोर्ट बनाकर दिया, और वो रिपोर्ट आने के बाद नेता लोग, जनता लोग, मीडिया लोग तो चकित हो गए। और इस रिपोर्ट को कई तरीके से दबा भी दिया गया। इस रिपोर्ट के बारे में उतना बात भी नहीं होता, क्योंकि ये देश के जो सच, कड़वा सच, वो दिखा देती है। उन्होंने उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि देश के 84 करोड़ जनता एक दिन में 20 रुपया भी नहीं कमा सकते हैं। एक दिन में 20 रुपया कमा नहीं, अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते। अच्छा, तो आप 2005 में 20 रुपए, मतलब अब 50 रुपए या मान लीजिए 50 रुपए। तो इसका बात यह भी नहीं होता है कि असल जो तथ्य है वो लगभग 2010 या 12 साल वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया था। वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया था 2010 साल में, जो कहता है कि देश में वही गरीब है जो एक दिन में 1.90, मतलब लगभग $2 नहीं अपने ऊपर खर्च कर सकता। अब हाँ, इसमें तो इसका भी हिसाब लगा लीजिए कि लगभग $2 मतलब आज के दिन में 160-70 रुपया। तो जो आदमी एक दिन में 160 या 70 रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता, वो गरीब है। यहाँ पे आपके साथ थोड़ा मैं विमत हूँ कि क्योंकि सभी देशों में ना ही बस जो इनकम है वो अनइक्वल है, जो चीज़ों के दाम है वो भी अनइक्वल है। क्योंकि अब मान लीजिए कि डॉलर, हम $1 यानी कि पकड़ लीजिए कि 80 रुपये है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कोई पानी की बोतल अगर 20 रुपए की आती है तो वहाँ पे 80 से हम भाग कर दे तो उतने डॉलर की आएगी। जी जी, ये आपने सही बात कहा। लेकिन ये जो आंकड़ा दिया गया, ये पूरे विश्व में स्टडी करके दिया गया, और ऐसे एक आंकड़ा कि पूरे विश्व के जो सारे देश,
उनको रैंक में ला दिया गया। तो उस रैंक में भारत तो निचली स्तर पर है, एकदम निचली स्तर पर है कि भारत के लोग एक दिन में इतना भी नहीं खर्च कर पा रहा है। आप सोचिए कि हम एक दिन में 50 रुपया भी खर्च जी, नहीं कर। उस रिपोर्ट को साइड में करें, लेकिन अर्जुन कमीशन की जी, जो जी। बात है वो बिल्कुल हाँ, सही है। सही है। तो अर्जुन कमेटी के रिपोर्ट अब ले चलते हैं तो भी देश में कुछ नहीं हुआ। अब हमने इतने हजार लाखों करोड़ खर्च किए देश में, और आप देखिए कि इस देश के जनता को तो नहीं मिल रहा है, लेकिन नेता अधिकारी ये इतने ऐश कैसे कर रहे हैं? अब ये भी तो एक बात है। हाँ, ब्रिटिश व्यवस्था है तो हाँ, कलेक्टर लोगों की या तो फिर वही तो मतलब डेमोक्रेसी लाके तो ऐसा कोई कुछ हमने नहीं किया कर जो नाम बदल दिए। नाम बदल दिए, पद जहां माउंटबेटन बैठता था वहां नेहरू बैठा, वही तो चल रहा है। जनता को क्या मिला? और अब देखिए जिस देश में जनता का इतना दुरवस्था है, उस देश में इतने लाखों लाखों करोड़ करोड़ रुपया का पार्टी ऑफिस कैसे कहाँ से आ रहा है? इन पार्टी के पास तो कोई कंपनी नहीं है, ये कोई धंधा भी नहीं करता, एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं इनके हाँ, पास। कुछ नहीं, तो पैसा आता कहाँ से है? तो ये हमारा मतलब ये हमारा बात नहीं, सिर्फ ये जयप्रकाश नारायण जी ने जब पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात की थी, बहुत सोच समझ के ये उन्होंने की थी। जयप्रकाश नारायण जी कांग्रेस की सोशलिस्ट जो पार्टी थी, जो 1934 में गठित किया गया था, उसका पहला जनरल सेक्रेटरी हुआ था। और वहां पे नेताजी भी थे। जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे, और सुभाष चंद्र बोस एक बार बोले भी थे कि जयप्रकाश नारायण अगर मेरे साथ आ जाए तो मैं अंग्रेजों को चुनौती दे सकता हूँ। इतना उनका कद ऊंचा था। और जयप्रकाश नारायण जी अकेला ही जब 1942 में जो आपका जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था गांधी जी के द्वारा, तो वो अकेला इस पूरे मूवमेंट को परिचालित किए हैं, नेतृत्व दिए थे, क्योंकि सारे बड़े जो नेता थे और उनको हिरासत में ले लिया गया था। तो जयप्रकाश नारायण जी ये आंदोलन किया था। और जयप्रकाश नारायण जी की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो उनको लोकनायक कहते हैं, वो 1975 में देश में क्रांति की शुरुआत की थी उन्होंने, और 77 में इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर गई थी, वो है। जी। तो इस जयप्रकाश नारायण जी की जो मैंने फिलोसफी पढ़ी है सोशलिस्ट मेंटेलिटी की, वो बहुत मतलब वो चीज इस देश में जो जो सही सही फिलोसफी है उसको साइड में रख दिया गया, क्योंकि वो चली आएगी तो इस देश में जो पार्टी वाले हैं इनका धंधा बंद हो जाएगा। उनके बारे में एक एक करके बताइए। सबसे पहले जिसका फिलोसफी के बात मैं करना चाहूंगा, जिसके फिलोसफी की कोई बात नहीं करता, उनकी एग्रीकल्चरल फिलोसफी क्या थी, उनकी इंडस्ट्रियल फिलोसफी क्या थी, उनकी शिक्षा के ऊपर क्या चिंतन थे, उनके साइंस के ऊपर क्या चिंतन थे, कोई बात नहीं करती, वो थे स्वामी विवेकानंद। अच्छा। जिनका फिलोसफी इतना क्लियर विजनरी था, उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता, बस उनका कुछ डायलॉग है 2-4 लाइन के, वही लिख देंगे लोग, वही कह लेंगे। और परीक्षा में कुछ जो बच्चे लिख देता है कि उन्होंने ये किताब लिखी थी, वो किताब के नाम की किताब के नाम है, किताब नहीं, किताब के नाम। हाँ, बिल्कुल। वो स्वामी जी जो एक किताब लिखे थे, प्राच्य और पाश्चात्य, इस किताब में स्वामी जी ने क्या कहा आप जानते हैं? हाँ, पढ़िए। ये हमारे बात को ही तो सिद्ध करते हैं। हम जो कह रहे हैं आप, हम तो इनसे ही सीख कर लिया है ना। तो स्वामी जी क्या कहते हैं कि मैं हिंदी में, उन्होंने बांग्ला में कही, आप अंग्रेजी में कह सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं, जो भी उन्होंने कहा था कि अमेरिका में तब डेमोक्रेसी चलती थी, हमारे जैसा डेमोक्रेसी चलती थी, यूरोप में चलती थी। तो उन्होंने अमेरिका यूरोप गया था, देखा था उनके डेमोक्रेसी, तो उनके डेमोक्रेसी को कैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया। स्वामी जी कहते हैं कि तुम्हारा सेनेट मैंने देखा, तुम्हारा जो लोअर कक्ष है, मतलब वो हाउस ऑफ द पीपल्स, हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, वो मैंने देखा, तुम्हारा हाउस ऑफ कॉमन्स मैंने देखा, ये सब बेकार, ये सब बेकार। उन्होंने ऐसी बात की, ये सब बेकार। हर देश में एक ही चीज चलता है कि देश के कुछ लोग जो क्षमता में है वो पूरे देश की जनता की खून चूस के खाता है। ये स्वामी जी के वर्ड है। तो वही व्यवस्था तो हमने यहाँ लागू की, या उनसे भी खराब व्यवस्था हमने यहाँ लागू की। यूरोप में आज वहां की जो परिस्थिति है शायद वहां पे चल जाए, पर हमने हमने वही लगा लिया। तो स्वामी विवेकानंद का जो फिलोसफी, उसका तो पूरा हमने खारिज कर दिया। इतने बड़े लोग, इतने बड़े आदमी, जो प्रेडिक्शन किया, सब एज इट इज मैच हो गया, जो प्रेडिक्शन उन्होंने किया। तो उन्होंने जब ये फिलोसफी, ये डेमोक्रेसी की उन्होंने मुखाफलत की, तो वैसे डेमोक्रेसी हमने भारत में कैसे लागू कर दिया? सुविधा है तो शायद। अच्छा, सुविधा है तो इससे हम लेते हैं सुविधा। ये क्योंकि उस वक्त दूसरा कोई, ठीक है, आप सुनिए, मैंने समझ गया आपकी बात। तो अपने क्या सुविधा, ये डिसाइड कौन करते हैं? नेता करते हैं जी। देश जब स्वाधीन हुआ उस समय का सबसे बड़े नेता कौन थे?
देश जब स्वाधीन हुआ, गांधी जी के गांधी जी थे। ये मतलब अनडाउटली सबसे बड़े नेता गांधी जी थे। अब हाँ, कुछ व्यक्ति कह सकते हैं उनके लिए वो है, पर हम अगर वोटिंग करें तो हाँ, शायद गांधी जी, वो उस समय गांधी जी ही थे, ये आप माने या ना माने। पर माइनॉरिटीज की बात छोड़ देता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। वो सोच, कुछ लोग सोच सकते हैं कि नेताजी थे, कुछ सोच सकते हैं तो सावरकर जी नेताजी थे। नहीं, नेताजी तो थे, गांधी जी से बड़ा थे, लेकिन नेताजी तो उस वक्त नहीं थे जब डेमोक्रेसी की रचना हो रही थी। उन्होंने तो वही कहा। आत्मगोपन कर लिया था। मैंने कहा जो थे प्रेजेंट, मतलब रियल में थे, उस जो बना जब बना बन रहा था हमारे व्यवस्था। या फिर कुछ लोग कह सकते हैं कि अम्बेडकर जी थे, पर हाँ, अम्बेडकर जी थे। वो एक कम्युनिटी के लिए थे, पूरे देश के लिए ना, शायद नहीं। देश के लिए ही थे, लेकिन अम्बेडकर जी के बारे में बाद में आता हूँ। पहले आप अनडाउटली गांधी जी थे। गांधी जी क्या कहा था इस डेमोक्रेसी के लिए? क्या कहा था? गांधी जी कहा था कि डेमोक्रेसी वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट हाई मोरालिटी। कन्फ्यूशियस की बात याद आ गई मुझे। हाँ, तो एक ही बात की थी उन्होंने। गांधी जी ने कहा था कि भारत के लिए कहा था, जब डेमोक्रेसी लागू करने की बात चल रही थी, तो गांधी जी ने कहा था, ये मतलब साफ लफ्जों में कहा कि डेमोक्रेसी वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट हाई मोरालिटी। अर्थात नैतिकता चाहिए हमें। नैतिकता चाहिए। लेकिन आप देखिए छापा वोट तो गांधी जी की बात को सिद्ध करता है। ये पैसा देके सरकार बनाना गांधी जी की बात को सिद्ध करता है। ये जो सोशल कार्य होता है, जो सरकार जब जनता को लाभ देता है, उस लाभ में जो चोरी होता है, नेता के द्वारा चोरी होता है, हिसाब नहीं आता कि हाँ, चीज बनाई गई है, देखिए कितने रुपए आई है, कितने, स्वच्छता नहीं है। स्वच्छता नहीं, तो ये किसकी बात को सिद्ध करती है? गांधी जी की। लेकिन देखिए ये बात में भी ट्विस्ट है। हमें पराया दिया जाता है कि जब सरकार से कुछ आती है तो चोरी तो होना है। कौन चोरी करता है? चोरी तो अच्छा, कौन चोरी करता है? मान ही लिया है हमने। कौन चोरी करता है? नेता करता है, नेता करता है, अधिकारी कलेक्टर करता है। कहते हैं। हमको ये माना दिया गया कि भाई ये मान लो, होता ही है ना, सह लो, चोरी होगा। लेकिन ये बात सत्य नहीं। पैसा में अगर चोरी होता है तो पैसा जब हमारे पास आता है तब चोरी होता है, तो पैसा जब जाता है तब चोरी क्यों नहीं होता भाई? जब हम टैक्स देते ये तब चोरी होता है नहीं। एक पैसा, अच्छा, जब प्रधानमंत्री को सैलरी मिलता है, एमपी को सैलरी मिलता है, राष्ट्रपति को सैलरी मिलता है, उनको भी तो सुविधा मिलती है। या फिर बोल दीजिए राष्ट्रपति जी कहीं जाएंगे तो ट्रेन के टिकट में थोड़ी चोरी होती है। थोड़ी मतलब उनको जब मिलता है कुछ जनता के पैसे से, तब कोई चोरी नहीं करता। ये दुस्साहस कोई नहीं देखा था। लेकिन हम जनता को जब कुछ मिलता है तभी चोरी होता है। इसका मतलब चोरी को रोका जा सकता है। किसके साथ चोरी होगा ये डिसाइड कर, ये महत्व रखता है। जनता को कोई, इसका मतलब जनता का कोई वैल्यू नहीं है कि भाई तुम्हारे लिए जब जाएगा चोरी होगा। लेकिन हमको जब सुविधा मिलेगी उसमें कोई चोरी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जानबूझकर ये चोरी को नहीं रोका गया जी। तो हम जनता को फंसा लिया गया पूरे इस बात में कि भाई आप मान लो चोरी तो होगा। आप आधार कार्ड बनाने जाएंगे तो पैसा तो लगेगा, आप राशन कार्ड बनाने जाएंगे तो पैसा तो लगेगा, आपको अगर सरकारी इंदिरा आवास आया जी, तो पैसा तो लगेगा। एक बात कह सकते, आज के दिन में अगर कोई ईमानदारी से घूस ले तो उसे हम ईमानदार कह देते कि ठीक है भाई घूस लिया, मेरा काम कर दिया। पर अगर घूस लेके भी काम नहीं किया तब वो बेईमान हो जाता है। बेईमान हो जाता है। देखिए जनता तो चाहती है कि देश बहुत ठीक से चले, सही से चले, कोई ज्यादातर लोग चाहते हैं। लेकिन हमारे देश में जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में ही गलतियां है। कोई चाह कर भी आप एक प्राइम मिनिस्टर का नाम बता दीजिए जो चोरी को रोकने गए और क्षमता में टिके रहे। पहले बात तो 2-3 नाम आ रहे थे, पर जब क्षमता में टिके रहे तो सब कुछ की मौत भी हो गई थी। बिल्कुल। लाल बहादुर शास्त्री जी का क्या हुआ? क्षमता की तो बात ही छोड़िए, जान गंवानी पड़ी। बिल्कुल। तो इस व्यवस्था, ये जो व्यवस्था बनती है तो सिर्फ पार्टी से नहीं, पार्टी से और एडमिनिस्ट्रेशन से। ये हमारे देश में जो प्रशासनिक लोग हैं इसमें भी बहुत बहुत ज्यादा अस्वच्छता पाई जाती है। इन लोगों ने मिलकर एक व्यवस्था बनाया। मैं हमेशा मजाक करके कहता हूं कि हमारे देश में 2 देश है। देश तो बढ़ गया 1947 में 2, और अभी भी 2 है, और ये भी बटा हुआ है। लेकिन इस बटा हुआ देश में कोई ऐसे नहीं देख सकता सोच के, मतलब हम तो 1947 में फिजिकली बटे थे, अब हम मेंटली बटे हैं। कैसे? हमारे देश में 2 देश, एक है इंडिया, एक है भारत। इंडिया में बहुत खुशहाली है, इंडिया में पैसा ही पैसा है, इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में कौन रहते हैं? सेलिब्रिटी, नेता, मंत्री, ये क्रिकेटर लोग, ये फिल्मी वाले, जिनके लिए सुविधा ही सुविधा है। इनके बच्चे के लिए कोई टेंशन नहीं है, इनके पास अपार धन है, इनको बहुत अच्छी जिंदगी में। ऐसे तो कोई भी देश बटा हुआ है। हाँ है, गरीब ऐसे ही तो सदियों से ऐसे ही तो गरीब को अलग अलग से रखा गया। हम जो आम जनता है वो कैसे जी रहे हैं आप देखिए। ऐसी
ट्रेन में, प्लेन में, जहाँ भी आप जहाँ भी देखिए कि एक किस्म के लोग बहुत कष्ट करते हैं एक ही देश में, और एक किस्म के लोग ज्यादा से ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा खुशहाल में है। एक वर्ग के लोग के पास पैसा कमाने की जरिया ही नहीं है, और एक एक वर्ग के पास तो ज्यादा से ज्यादा सुविधा जी, उस बारे में अगर मैं कहूँ कि मुझे बस एक ही चीज़ से परेशानी है, बाकी सब ठीक है। कि वो जो पैदा होते ही किसी को कोई सुविधा मिलती है क्योंकि उनके पिता या माता बहुत उच्च स्थान में थे। उसके अलावा अगर कोई खुद के दम पे करोड़ों रुपए भी कमाए, उससे मुझे कोई परेशानी नहीं देखिए है। देखिए, खुद के दम दम पे कुछ पैसा कमाया जा सकता है, हजार लाखों करोड़ कभी नहीं कमाया जा सकता। ये मस्क जी ने तो कमाए हैं, एलन मस्क जो है। कभी हो ही नहीं सकता कि अपने दम पे उन्होंने किसी से साठ गांठ करने बिना, कोई भी जगह पे कुछ खर्च करने बिना, खुद के दम पे सही तरीके से हजार करोड़ कमाया जा सकता है। ये बात कभी भी ठीक नहीं है। नहीं, ये उन्हों बहुत सारे नहीं उनका जो मैं बस मस्क जी की बात कर रहा हूँ, दूसरे किसी की उदाहरण नहीं दूँगा मैं यहाँ पे। उन्होंने जब अपना चौथा जो स्पेस शटल लॉन्च किया था, तब वो कंगाल थे। अगर वो स्पेस शटल फेल होता, तो दुनिया के कोई इज़्म के लोग, किसी भी इज़्म के लोग लगा लीजिए, उनको देखने नहीं आते। क्योंकि चौथा शटल उन्होंने अपने विज्ञान से, अपने ज्ञान से ठीक से लॉन्च करवा लिया। आज वो अपनी जगह पे है। अच्छा, लॉन्च कहाँ से किया? एक देश से किया, जी। तो उन्होंने लॉन्च लॉन्च किया। बाकी इतने सारे बड़े बड़े बिलियनियर हैं, वो उन्होंने क्यों नहीं लॉन्च किया? अब उनकी मैंने जितना पढ़ा है उनकी जीवनी में कि वो बचपन से ही वो एरोस्पेस के जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में किताब वो पढ़ते थे। वो है, आप जो कह रहे हैं वो है, उन्होंने किया। लेकिन ये बात, वो अलग बात है कि उन्होंने विज्ञान में उनके प्रेम थे, रुचि थे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कोई लोग हजार करोड़ सही तरीके से कमा नहीं सकता अपने दम पर। हजार करोड़, 2 4 5 करोड़ से तो नोबेल पुरस्कार मिल जाने से 7 करोड़ भी कमा लेते हैं, 2 4 करोड़ तो कमा लेते हैं, वो अलग बात। लेकिन हजार हजार करोड़, लाख लाख करोड़ वो कमा लेंगे अपने उसके बाद आप उन्होंने अपनी टीम बनाई। देखिए वो टीम की, वो आप देखिए, आप तो सामने आ रहा है कि देश के राष्ट्रपति के साथ उनकी क्या हाँ, है। हाँ, तो हाँ। कैसे कह सकते हैं कि अपने दम पर कुछ नहीं है हमारे। शुरुआत अच्छा, हमारे शुरुआती पैमाने। ठीक है, हमारे देश में जो बिलियनियर है, अब तो देखते हैं अपने दम पर है कि तो उनके नाम पे स्टेडियम बन रहे हैं, एंड बनाए जा रहे हैं। तो वो है कि ये मतलब बिल्कुल गलत बात है कि अपने दम पर हजार करोड़। अरे भाई, अपने दम पर अगर हजार करोड़ रुपया कमाया जा सकता था, तो इनके ऊपर किताब भी लिखी जाती थी, और उन फॉर्मूला होता था भी कैसे कमाया जा सकता है। तो क्या हम यहाँ बैठे पॉडकास्ट करते होते? उस फॉर्मूला को हमने देख के कुछ शायद सीक्रेट को लीक नहीं करते। मतलब आपने जो कहा वो कि कोका कोला के नुस्खे की तरह है कि लीक नहीं करते। तो जो भी हो, मतलब मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये देखिए, जरी सी बात है कि बहुत सारे लोग ये मानते होंगे कि अपने दम पर हजार करोड़ रुपए कमाए जा सकता है। कुछ लेकिन- उदाहरण दिए। हाँ, मैंने ज्यादातर आपकी बात से मैं ज्यादातर से सहमत हूँ कि हाँ। कैसे वो क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं, चलता है। मैं जो जनता है उनकी, वो भी देखिए, सबको एक मत होने की जरूरत भी नहीं है, अलग अलग मत होना ही चाहिए। ये एक मतलब ठीक डेमोक्रेसी है, हेल्दी डेमोक्रेसी। हेल्दी डेमोक्रेसी की अलग अलग मत तो होना ही चाहिए। नहीं तो एक कम्युनिटी के साथ तो, मतलब एक विचारधारा के साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी। तो लेकिन मैंने जो कहा था, मैंने कह रहा था कि आपने जो कहा कि तो हमारे डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम तो बहुत सारा है ना, ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और हमारा डेमोक्रेसी आज जो, देखिए आज मेन जो मुद्दा है जनता का, उससे तो डेमोक्रेसी, ये जो डेमोक्रेसी, ये तो जनता को भटका कर दूसरी तरफ ले जा रही है। जी। देखिए, जब एक पार्टी बहुत गलत कर लेते हैं, हम कहते हैं कि उनको हटाना है, दूसरे को लाना है। जी। अच्छा, दूसरे को लाते हैं, दूसरे भी गलत करते हैं, फिर उनको तीसरे को लाते हैं, तीसरे लाते हैं, फिर पहला आ जाता है। पहला आ जाता है। तो हमारा जो क्रोध है, ये डेमोक्रेसी में पहले वाले जो लूट किया था उनके ऊपर क्रोध बाद में मतलब कम हो जाता है। और उसके बाद दूसरा आता है, दूसरे के बाद भी क्रोध होता है, बाद में वो भी घूम फिर के आता है, उसके बाद भी क्रोध कुछ सालों बाद कम हो जाता है। तो हम तो वही जो चक्की है उसमें ही पीस रहे हैं बार बार। और मैंने एक बात आपने देखी है क्या, जब एक पार्टी के ऊपर जनता बहुत क्रोधित हो जाता है, एक पार्टी बहुत ज्यादा वक्त पर राज कर लेती है, तो हमने कहा कि दूसरे पार्टी एक मौका देना चाहिए। हाँ, दूसरे पार्टी को हम लाते हैं और दूसरे पार्टी पावर में रहने वाली पार्टी को हरा देती है और नया पार्टी आती है। अच्छा, आपने देखा है कि ये जो शासन में जो पार्टी रहती है, ये इसको क्या हराया जाता है कि हारने में इसका भी कुछ योगदान होता है? अब मैंने जो उस किताब से जाना है कि डिक्टेटर्स हैंडबुक, वहाँ पे जो कहता है कि
जो कोर कमिटी है, जो कोर ग्रुप होता है, जिनके हित के लिए ये सब हो रहा है, ये सब नाटक हो रहा है, वो क्या करते हैं कि देख रहे हैं कि इनके जनमत इनके विरुद्ध है, तो इन्हें हटाया जाए और कोई दूसरा पपेट लाया जाए। तो उनकी भी एक भूमिका रहती है कि इनके बारे में बिल्कुल। बुरा भला प्रचार शुरू कर दिया जाए, और जो हमारे दूसरे कैंडिडेट है उन्हें बिठा के हमारा हित जारी रहे। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मेरा एक अलग मत है, इससे ज्यादातर लोग नहीं सहमत होंगे। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि सच में यह होता है कि नहीं। मुझे लगता है कि जो पावर में है, रहते हैं, ज्यादा देर तक रहते हैं, जनता उनके पास, उनके ऊपर बहुत क्रोधित हो जाता है, ज्यादातर जनता। तो देश में कोई अनसर्टेनिटी या आर्म्ड रेविलियन या इंटरनल डिस्टर्बेंस ना पैदा हो जाए, जिनको मतलब हम कह सकते हैं कि कोई विद्रोह ना हो जाए, विद्रोह या क्रांति ना हो जाए, वो क्षमता में रहने वाला पार्टी खुद ब खुद अपने आप को वीक बना लेती है, और नया पार्टी ज्यादा पावरफुल होकर क्षमता में चली आती है। तो इसमें इनका एक चाल है कि जब हम 10 साल 15 साल राज कर लेंगे, जनता हम के ऊपर बहुत क्रोधित हो जाएगा, तो हम अपना प्रचार कम कर देंगे, नए वाला तुम करना ज्यादा प्रचार। नए पार्टी जब आएगी तो इस पुराने पार्टी, जिन नेताओं के ऊपर हमने क्रोधित हुआ था, उन नेता नए पार्टी में जाएंगे। जेहेतु उन्होंने सिंबल चेंज किया, तो उनके ऊपर क्रोध भी हमारा रुक जाएगा। और हमारे अंदर कुछ लोग, हमारे अंदर जो ज्यादा क्रोधित हो रहे थे उन नेताओं के लिए, वो जब उनके फेवर की पार्टी नई पार्टी में आए, तो उनके सपोर्ट में बात करने लग जाते। क्या ये कोई डेमोक्रेसी होता है? अब ये जो आया राम गया राम की जो फिलोसफी है, एकदम। अब वो तो शायद वो मतलब और मासेस में कहा जाए तो थोड़ी नहीं है, पर जी अभी अभी हम देखते। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि गांधी जी ने कहा कि डेमोक्रेसी वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट हाई मोरालिटी। तो ये जो मोरालिटी, ये सिर्फ नेता की नहीं घट रही है, हमारी भी घट रही है जी। ये जनता की भी मोरालिटी घट रही है। जैसे आपको एक एग्जांपल से मतलब ये डेमोक्रेसी हमको क्या क्या दे रही है, तो हमें समझना पड़ेगा कि जनता की जो, भारत की जो एक पहचान थी कि भारत के लोग नैतिक होते हैं बहुत जी, ये एक पहचान थी हमारी। लेकिन ये जो बहुदलीय गणतंत्र है, ये व्यवस्था हमारी जो जनता की जो मोरालिटी है उनको भी घटा रही है। कैसे? जैसे आप सोचिए कि एक नेता थे हमारे देश में, अभी नाम ले लेता हूं, उनका नाम था ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो मशहूर ग्वालियर के सिंधिया परिवार से संपर्क रखते हैं। अच्छा। ये सिंधिया पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे जी। तो भाजपा वाले, मेरे कुछ मित्र हैं भाजपा वाले, इनको बहुत मतलब बहुत प्रेम करते हैं, ब्रेव करते थे, बहुत उल्टी सीधा बात करते थे, प्रेम नहीं मतलब घृणा करते थे, बहुत घृणा करते थे, उल्टी सीधी बात करते थे कि भाई ये ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत बकवास आदमी है, बहुत गलत घटिया आदमी है, और इनका परिवार वो अंग्रेजों को सहायता दी थी, ग्वालियर वैसा वैसा बहुत बात करते थे। और कांग्रेस वाले, वो भी मित्र, हमारे तो सभी पार्टी के मित्र होते हैं, कांग्रेस वाले उनको सपोर्ट करते थे, बहुत अच्छे, देखिए युवा है, कितना ज्यादा जोशीला है, इनको फ्यूचर सीएम ऑफ मध्य प्रदेश बनने की बहुत पोटेंशियल है, ये बहुत पोटेंशियल है। जब उन्होंने उनको सीएम नहीं बनाया गया, बदले में कमलनाथ को बनाया गया मध्य प्रदेश में, तब उन्होंने भाजपा चली गई। हाँ, वो भाजपा में जब भाजपा में चली गई तो जो दोस्त कह रहे थे कि वो गलत है, वही उनको सपोर्ट करने लगे कि ये तो बहुत अच्छा आदमी है, जोशीला आदमी है। भाजपा वाले जो पहले उनको उल्टे सीधे बोल रहे थे, तो अपने जगह से मुकर रहे हैं, अपने जगह से घट रहे हैं, अपनी बात से मुकर गए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर देश में जनता ऐसी होती, वैसा ना होने में भी शायद नेताओं का या फिर जो सिस्टम है उसका हाथ है। अगर देश की जनता ऐसी होती कि ऐसा विश्वासघात के बाद किसी नेता को बॉयकॉट किया जाए कि ठीक है, कांग्रेस वाले कहे कि उन्होंने हमारी पार्टी छोड़ी, वो बॉयकॉट, बीजेपी वाले मतलब भाजपा वाले भी कहे कि क्योंकि वो विरोधी पार्टी के थे, आप हमसे दूरी रहिए भाई, हम हमारे जो नेता है, युग नेता है या फिर युवा जो नेता है, उनको लाएंगे पर आपको दूरी रखेंगे। जनता भी कहती है कि सोचिए, अपने जिनका नाम लिया ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो जब भाजपा में आए और वोट में खड़े हुए, चुनाव में खड़े हुए, वो जनता अगर उनको, जो भाजपा वाले हैं वो भी वोट ना देते, शायद वो कांग्रेस में दे देते, दूसरी किसी पार्टी में दे देते, तो भाजपा भी किसी को नहीं लेती आगे से। ये बात की बात है कि भाजपा की वो जनता के वोट से डिसाइड करेंगे कि इनको लेना है ये नहीं लेना है। भाजपा पार्टी में भी नैतिकता नहीं है, वोट चाहिए। सुनिए, भाजपा पार्टी में भी तो आदमी ही है, भारतीय लोग ही तो है, तो उनके अंदर नैतिकता, उनकी जिम्मेवारी नहीं बनता कि पहले नैतिकता मुझे दिखानी है, पहले जनता क्यों दिखानी? क्योंकि मैं जनता का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो पहले मुझे बदलना है, मुझे एक आदर्श
सेट करना है तब जनता उसको फॉलो करेगी। जी। और ये पार्टी वाले कहते हैं नहीं, जनता तुम सेट करो, हम तो लेंगे, तुम वोट मत दो। क्यों? ये दो तरफा ही है, ये दो तरफा, दो पूरा तरफा ही दो है। तरफा। और वो जो कांग्रेस का लोग है, जो समर्थक है, जो पहले सिंधिया को पसंद करते थे, वो अब गाली बक रहे हैं। तो मतलब जो आदमी, जो भारतीय लोग अपने बात से कभी नहीं मुकरे। आप देखेंगे रामचंद्र जी का अपने उदाहरण ले लीजिए, श्री कृष्ण जी का उदाहरण ले लीजिए, इन लोगों ने एक बात के ऊपर बहुत जोर दिया कि अपने बातों से कभी भी नहीं हटना चाहिए। जी जी। तो ये पार्टी वाले तो हर महीने में अपने ही समर्थकों को अपने बातों से मुकरवा रहे हैं और नैतिकता घटा रहे हैं। तो ऐसे देश हम चाहते हैं, ऐसे लोग हम चाहते हैं। इस जगह में चाहूंगा कि जनता जब छोटे छोटे जो मुद्दों पे बोलते हैं ना कि ये हमारे संस्कृति का हिस्सा नहीं है, आपने ये कैसे कर दिया, इस लड़के को, इस लड़की को बॉयकॉट किया जाए। मैं चाहता हूं कि जनता इन मामलों में भी कहे कभी कभी कि क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये काम किया तो ये हमारे संस्कृति के विरुद्ध है, हम इन्हें बॉयकॉट करते हैं। ऐसा कुछ अगर कहना शुरू कर दे तो शायद कह सकता हूं कि भारत अपनी संस्कृति में जारी है। देखिए ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो मुद्दा है हम आप बात कर रहे हैं, ये मुद्दा तो जनता के सामने कोई मुद्दा ही नहीं है। जनता के सामने मुद्दा बनाने की काम कौन करता है? मीडिया मीडिया करती है। तो आप आज के मीडिया देखिए, ये मीडिया है या कॉर्पोरेट हाउस है? मीडिया के ओनर भी एक राजनीतिक दल बिल्कुल। और वो तो अलग बात है कि आप जो हमें अपना मीडिया देखना चाहिए। हमारा जो बंगाल में जब क्रांति की जो काम हो रही थी, तब मीडिया क्या करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लिखती थी, उनके अत्याचार के खिलाफ लिखती थी, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखती थी। तो मीडिया किसी के कंट्रोल में नहीं था। मीडिया जो गलत था वो, और मीडिया के आदमी भी कौन कौन थे? अब देखिए कितने बड़े बड़े लोग। बंकिम चंद्र चटर्जी बंगदर्शन पत्रिका का संपादक एडिटर था। आप देखिए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी बंगाली न्यूज़पेपर का एडिटर था। आप देखिए ऋषि अरविंद घोष वंदे मातरम का एडिटर था। तो कौन कौन लोग मीडिया में थे, और आज कौन कौन लोग मीडिया में है जिनके लक्ष्य है कि हमको सैलरी कितनी मिल रही है, हमको देखेगी कैसे जनता, हमारी कौन सी, मतलब जनता को बुर्बक बनाया जा सके, ऐसे मुद्दे उठाते हैं। कुछ लेख मुझे पसंद है, जैसे कि मैं विरुद्ध दो मतों का दो आदमियों को लेता हूँ। एक है हमारे शशि थरूर जी, उनके भी लेख में पढ़ता हूँ, ठीक बड़े अच्छे हैं, मतलब पढ़ने चाहिए जनता को। और जो एक उनके ही विरुद्ध विपरीत जो कैंप में है, जो साई दीपक हैं, उनके भी लेख बहुत ही मुझे तो पसंद आते हैं। देखिए कुछ है गिने चुने। ठीक है, दो लोगों के नाम आपने बताए, लेकिन इन दो लोगों जो है ये बिग मीडिया हाउस नहीं है जी। भारत के ज्यादातर लोग इनके नाम भी नहीं जानते, नहीं जानती है। तो पहले क्या होता था, जो जनता के हाथ में मीडिया थी वो मीडिया चला रहे थे महापुरुषों ने, जिन मीडिया का मकसद कभी भी पैसा कमाना नहीं था, है कि नहीं? आपने सुना होगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने मीडिया से जो पैसा कमाई थी, क्योंकि उनका जो शेयर वो सोमप्रकाश पत्रिका में था जी। तो उन्होंने जो पैसा कमाया था वो पैसा से उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल बनाया जी। आजकल के मीडिया, मैंने सुना है कुछ मीडिया वालों को महीने में 50 लाख 60 लाख सैलरी मिलती है। करते क्या है सब इतना पैसा? तो ये मीडिया वाले जो गलत हो रहा है समाज में सबको नहीं दिखा सकते, क्योंकि अब हम सभी जानते हैं कि जो हमारे देश में कुछ कंपनी हमें गलत प्रोडक्ट देती है कि नहीं, झूठा प्रचार करती है, आपको कुछ बस अपने प्रोडक्शन में बस चीनी देके, कुछ केमिकल्स देके हेल्थ ड्रिंक क्या क्या चला। बिल्कुल। इससे नॉर्थ कोरिया बेहतर है। मैं आपको कहता हूँ कि नॉर्थ कोरिया में एक नियम है, आप जो बेच रहे हैं वही आपको कैन में लिखना है, बोतल में लिखना है। इसके अतिरिक्त कुछ लिखेंगे तो जाइए। ये बहुत अच्छे कानून है। मैं आपको एक और कानून बताता हूँ, ये और भी अच्छी है कि सिंगापुर में कानून है कि कोई सेलिब्रिटी अगर कोई गलत एडवर्टाइजमेंट की, मतलब उन्होंने जस्ट पैसा खा के एडवर्टाइजमेंट कर दिया जनता को कि ये है वो है, लेकिन उसमें नहीं मिला तो उनको पनिशमेंट जेल होगी। और हमारे देश में देखिए, हम जिसको आज के दिन में मतलब कह सकते हैं जिनको हीरो बनाकर बैठे हैं, वही तो हमें गलत रास्ते में लेके। जी, यहाँ पे किताब भी है, मैं आपको दिखाता हूँ कि अर्थशास्त्र में चाणक्य जी ने कहा था कि जो एंटरटेनर्स हैं उन्हें शहर की बाहर की चौड़ाई में रखा जाए, क्योंकि एंटरटेनमेंट की जो इंडस्ट्री है वो ऐसी इंडस्ट्री है जिनमें लोग बहुत देखते हैं, बहुत आते हैं, और गलती से भी इनके आम जनता या फिर उस वक्त में प्रजा इनको असली नेता ना मान ले, इसलिए नेता नहीं, असली नेता ना मान ले कभी भी। इसीलिए शहर के चौराहे से बाहर रखने की उन्होंने
सजेशन दी थी अपने अर्थशास्त्र में। तो देखिए, यही है कि हमारे देश में सब कुछ बेरागर्क हो चुका है। जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जो होना नहीं चाहिए वो हो रहा है। तो उस समय के मीडिया जो सच जनता के सामने रख सकती थी, आज की मीडिया वो नहीं रख सकती, क्योंकि ये मीडिया वाले उन कंपनी वालों से ही पैसा खाकर एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं। तो हमारा जो उन समय हम तो पराधीन तो थे, लेकिन हमको पराधीनता से निकालने के लिए कुछ जरिया था। आज हमारे पास जरिया कहाँ है? तब अंग्रेजों भारत छोड़ो, आप किसको भारत छोड़ने को? हाँ बिल्कुल, वो तो है, वो एक बात है, बहुत सही बात है कि तब तो अंग्रेज भारत चला, आप किसको भारत छुड़ाए हम? लेकिन ये क्या अंग्रेजों की जैसी प्रवृत्ति है या नहीं? ज्यादा ही है। ज्यादा है ना। तो किसकी प्रवृत्ति अगर मिल जाए तो उनका नामकरण भी एक ही होना चाहिए, अंग्रेज होना चाहिए, लेकिन ये इनका जो कलर है वो तो कलर तो मैच नहीं हो सकता है। अच्छा। काले अंग्रेज बोल सकते हैं तो यही राजीव दीक्षित जी की एक परिभाषा है। यही कहा था कि वो बहुत बहुत ऑथेंटिक बात, एकदम जो जनता का बात वो करते थे और किसी को नहीं बचते थे। तो मुझे लगता है राजीव दीक्षित जैसे लोग अगर मीडिया में होते तब कुछ, लेकिन नहीं होता क्योंकि वो मीडिया वाले माँ बाप। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपसे मैं ये बात शेयर करता हूँ कि इतिहास में बहुत सारे धर्म आए गए हैं। उनमें कुछ उद्देश्य थे, कुछ धर्मों का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना था, कुछ धर्मों का उद्देश्य खुद को समझना था, कुछ धर्मों का उद्देश्य राज्य जय करना था। आज का ये जो धर्म है, जो क्या कहे, कमोडिटी फेटिसिज्म, या फिर हिंदी में कहे तो वस्तु काम, एक धर्म का प्रचार हो रहा है कि ज्यादा पैसे कमाने हैं, अच्छी चीजें खरीदनी है, अच्छी माने आप जो भी समझ सकते हैं, अच्छी चीजें खरीदनी है, अपने जो इंद्रियां हैं उनको बहुत खुश रखना है। तो ये नया एक धर्म आ गया है। तो इस धर्म को भित्ति बना के या फिर बेस बना के जो चल रहा है, तो मीडिया वाले अब वो नहीं सोचते कि हमें प्रसार करना है, हमें खुद को समझना है, कुछ किसी को कुछ समझाना है, हमें पैसे चाहिए, और पैसे कैसे मिलता है ये। और वही धर्म चलाने वाले लोग बताते हैं कि सब कुछ त्याग करो, जो पैसा कमाकर वो मुझे दे दो, सब आप त्याग करते हो, हाँ मुझे दे दो। आईफोन खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं। तो हमारे देश में अब क्या है कि फेक लोग हर सेक्टर में चले आए। आप कंपेयर कीजिए ना कि 1947 से पहले हमारे देश में कैसे कैसे लोग थे अलग अलग सेक्टर में। जी। धर्म के लिए स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस जी, कैसे लोग, और आज कौन कौन है। और हम कह देते हैं कि भाई उनके जैसा नहीं हो सकता, तो किसके जैसा होगा? लोग इन एंटरटेनमेंट के जैसा, वो भी तो इंसान ही थे ना। इंसान तो मतलब आज के लोग अपने को ऊपर नहीं देखना चाहते, एक्चुअल ऊपर नहीं देखना चाहते। जिसमें पैसा है वो ये कहते थे कि भगत सिंह दूसरा नहीं हो सकता, खुदीराम दूसरा नहीं हो सकता, तो क्रिकेटर दूसरा तीसरा कैसे चला रहा है? नहीं, ये क्रिकेटर में भी कहते हैं कि नाम नहीं लूंगा, इस बारे में हम नाम नहीं लेंगे, कि दूसरा का नहीं हो सकता, दूसरा खा नहीं हो सकता। तो चले तो आते हैं उससे भी ज्यादा पैसा, अच्छे कम तो आते हैं। तो भगत सिंह विवेकानंद जैसा कोई क्यों नहीं है? उनके जैसा कोई नहीं, उनके जैसा क्योंकि उसमें पैसा नहीं है। और क्रिकेट इसमें देखते हैं करोड़पति, मतलब हारे तब भी करोड़पति। मतलब ये समझे कि अर्जेंटीना में फुटबॉल क्यों बहुत मशहूर है, भारत में फुटबॉल नहीं क्रिकेट मशहूर है। अगर हम दूसरी जगह में जाए कि अमेरिका में बेसबॉल बहुत मशहूर है, दूसरे विदेशों में कुछ वो मशहूर क्यों होता है? क्योंकि उस देश में उस चीज में पैसा है। बिल्कुल, हमारे देश में पैसा है, और ये हमारे यहाँ फुटबॉल में पैसा होता तो फुटबॉलर बनते हैं। बिल्कुल, जिसमें पैसा है वही। तो हम तो खुद का बेड़ा खुद गर कर रखे हैं, दूसरों को कोई मतलब ये जो हमारे देश में जो चारों तरह से जो हम जकड़े हुए हैं समस्या से, ये हमारा व्यवस्था से निकला हुआ है। व्यवस्था, और व्यवस्था चाहती है ऐसी जो एक वातावरण ये और भी पेचीदा हो। जितना पेचीदा होगा जनता उतना भटकेगी, तो उतना ज्यादा ये शासन मजबूत होगा, उतना ज्यादा। तो मैं जो कह रहा था कि हमें नया नया चीज की तो एक्सपेरिमेंट करना ही है, देखना है। और राजनीति में, राज्य व्यवस्था में ये चला आ रहा है कि एक के बाद एक व्यवस्था को एक्सपेरिमेंट किया गया, परखा जाता है, और जो अच्छा है उसको रखा जाता है। जैसे आप देखिए कि पहले जमाने में, बहुत पहले जमाने में जो राजतंत्र था, उसके बाद एक वक्त एक तंत्र आया, सामंत तंत्र। बिल्कुल, उसके बाद एक तंत्र आया कि थोड़ा थोड़ा गणतंत्र आया, थोड़ा, लेकिन गणतंत्र के बाद लिमिटेड डेमोक्रेसी। हाँ, लिमिटेड डेमोक्रेसी। और उसके बाद कंट्रोल डेमोक्रेसी भी लाए। इंडोनेशिया के जो आपका वो लास्ट पीएम था, वो क्या था? कंट्रोल डेमोक्रेसी माने डेमोक्रेसी को कंट्रोल करके रखना है, खुल्ला नहीं छोड़ना है। अच्छा, मतलब जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच थोड़ा दबाइए। बिल्कुल। तो उन्होंने, डॉक्टर सुकर्णो थे उनका नाम,
अच्छा। उन्होंने लाया था कंट्रोल डेमोक्रेसी। तो इसके बाद देखिए डेमोक्रेसी को और भी अच्छा करने के लिए इसके साथ कभी-कभी लिबरलिज्म, उदारवाद, कभी-कभी इसके साथ सोशलिज्म, समाजवाद को ऐड किया गया। तो ये तो बात है कि समाज में कोई भी व्यवस्था पहले आज जो व्यवस्था है वो नहीं थी, किसी देश में नहीं थी, किसी एक देश में पहला आए। अच्छा, आने से पहले उस देश में इस बारे में बात हुई, उस देश चर्चा के तो जो हुई। हाँ, चर्चा हुई, उस देश के जो फिलोसोफर है, तब तो ऐसे चर्चा नहीं होता था, किताब लिखते थे फिलोसोफर। जो जैसे आप देखिए कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने था, दो उदाहरण दिया, मोंटेस्क्यू और रूसो की। मोंटेस्क्यू, रूसो, इनके देखिए किताब देखिए, वोल्टेयर एक आदमी थे, हादिद में उन्होंने बहुत उस समय के जो राजतंत्र का मुखाफलत की, उन्होंने उस समय की जो धर्म के ठेकेदार ऐसे ही थे जो आज हम ला रहे हैं धर्म में, वो पहले फ्रेंच में थे, क्रिश्चियन धर्म में बहुत बेरागर कर लिया था, उन्होंने उसको ध्वस्त किया कि भाई धर्म तो होनी चाहिए पूरा पूरी, मतलब जनहितकारी ईश्वर के साथ अपना रिश्ता कनेक्शन, रिश्ते के मिडिल मैन क्यों चाहिए। वहां भी बहुत थे, और उस और ज्यादा खराब थे, वो टिकट बिकते थे स्वर्ग जी जाने जी, के लिए। स्वर्ग के लिए टिकट है ऐसा बात थी, वो मार्टिन लूथर ने पहले किया। ये स्वर्ग की जो टिकट है ना, अब वहां पे तो डायरेक्टली बिकती थी, यहाँ भी बिकती है। सचमुच कहो तो यहाँ भी बिकती है। क्या होता है कि यहाँ पे टिकट हाथ में नहीं पकड़ाई जाती, आपको एक प्रक्रिया बताई जाती है, और एक उस प्रक्रिया में उनकी एक भूमिका होती है। अच्छा, ये मार्ग है। देखिए, इस मार्ग में चौथे और पांचवा जो पड़ाव है, वहां पे मेरी जरूरत है। अच्छा मुझे आप- देखिए, एक बात देश में सही चल रहा है क्या, ये जो जो गलत काम हो रहे हैं देश में, जिसको हम सही मान रहे हैं, ये गलत लोग अपने जो चीज बिकने के लिए सही सही लोगों का ही रेफरेंस देती है। देखिएगा, धर्म के जो आदमी ऐसे काम करके कमा रहा है, वो विवेकानंद का नाम लेता है, वो कृष्ण जी की भी नाम लेते कृष्ण जी ने, मतलब ये तो सही, मतलब एक बात हमारे लिए ये अच्छी बात है कि देश में जितना भी गलत कुछ हो, देश की जो ज्यादातर जनता अभी भी अच्छे चीज के लिए उतावले है। अच्छे लोगों के नाम ही याद रखते हैं। हाँ, कृष्ण जी, राम जी, बिल्कुल। इनके लोगों के नाम ही हमें याद ये जो है इनके नाम कोई हम याद तो नहीं। यहाँ पे कोई रावण की फिलोसफी नहीं चलाते। बिल्कुल नहीं, ये तो रावण से भी गए गुजरा है। मैं मजाक मजाक में एक बात करता हूँ कि एक भाई ने मुझे कहा था कि दादा, ये तब धर्म के पर्सपेक्टिव में उन्हें कहा था कि तब तो जब कोई असुर आते थे, गलत लोग आते थे, तो जैसे उन्होंने रावण का स्पेशली नाम लिया कि रावण आया था, गलत काम कर रहा था, तो राम जी, ऊपर से विष्णु जी देखा कि यह गलत हो रहा है, तो मुझे अब अवतार लेना चाहिए, तो उन्होंने राम के अवतार से आए। और रावण ने क्या कहा कि मैं धर्म के विरुद्ध में काम करूंगा, तो मैं ही धर्म हूँ। हाँ, मैं मुझे धर्म, धर्म सिखाओगे। बिल्कुल। तो राम जी ने देखा कि यही है असुर, यही तो वो गलत, रावण राक्षस थे। यही है राक्षस, ये गलत है, तो इनको मारना है। और इन्होंने राम के विरुद्ध में बात कर रही है। तो उन्होंने कहा कि एक मजेदार प्रश्न किया कि आज के जो रावण है, वो लोग के लिए कोई अवतार क्यों नहीं आता, विष्णु क्यों नहीं आता। कि अब आप तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर रावण का मुझे पता याद नहीं है, सॉरी सॉरी कि तब रावण की उम्र कितनी थी जब उनका वध हुआ राम जी के हाथों से। तो अब थोड़ी 40 थी। तो अगर रावण जब 30 वर्ष के थे, तब कोई कह सकता था कि राम जी अभी क्यों नहीं आ रहे। भाई, राम जी तब 15 वर्ष के थे ना, उन्होंने मजाक में किया, मैंने भी मजाक में एक बात, आगे पीछे मतलब आएंगे कोई। मैंने जवाब दिया कि देखो भाई, पहले जो रावण थे वो एक बात से तो आज के रावण से ज्यादा अच्छा थे। कैसे? कि उन्होंने जो खुद है वही बताया कि भाई मैं धर्म नहीं मानता, मैं राम को नहीं मानता, तो राम को पहचानने में सुविधा हुई कि यही रावण है, इसको मारो। आज के जो रावण है वो तो राम राम कर रहे हैं। तो विष्णु जी ऊपर से कंफ्यूज है कि भाई कौन है रावण, सब तो राम राम कर रहे हैं। तो ये रावण इसलिए ज्यादा गया गुजरा है कि अच्छा जी, हमने अभी तक चर्चा की कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी आने के पहले तक तो ये चीज थी, इनमें ये समस्याएं हमें दिखी। राहुल भैया ने कहा कि किन चीजों में हमें सुधार लाना चाहिए, क्यों लाना चाहिए, और कुछ उदाहरण हमने ऐतिहासिक उदाहरण लिए। तो अब हम समझेंगे कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी है क्या, और क्या इन सारी समस्याओं का जो समाधान है हमें पार्टीलेस डेमोक्रेसी दे सकती है या नहीं। तो राजीव दीक्षित की तरफ से, राजीव दीक्षित जी अभी जीवित नहीं है, थोड़े दुख के साथ ही, और उनका उत्तरदायित्व शायद छोटे छोटे कदम लेके हम सभी को लेना चाहिए।
उनकी तरफ से आप पहले तो मैं बताता हूँ इसका एक हिंदी संस्कृत बांग्ला एक नाम दीजिए आप, फिर उसके बारे में हम चर्चा करेंगे पार्टीलेस डेमोक्रेसी की। पार्टीलेस डेमोक्रेसी हिंदी में कह सकते हैं कि ऐसी गणतंत्र जहाँ कोई राजनीतिक दल नहीं होगा। तो एक नामकरण कीजिए। नामकरण ये कह सकते हैं कि दलहीन गणतंत्र, लोकतंत्र, जी। दलहीन लोकतंत्र जिसमें दल नहीं है, और दल है तो दल है, तो दल को हटाना होगा ताकि दल भी ना बने। जी। तो ये पार्टीलेस डेमोक्रेसी, मैंने तो कहा था कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी के बाद पहले बोली थी कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने। तो ये पार्टीलेस डेमोक्रेसी ऐसी है कि जहाँ एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था होगी, जहाँ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, जहाँ कोई पार्टी का योगदान नहीं रहेगा। तो आप कहेंगे तो जो जनप्रतिनिधि है वो कैसे चुने जाएंगे? कैसे चुनेंगे? देखिए, संविधान में यही कहा गया। आप 324, 25, 26 ये आर्टिकल देखेंगे तो हमारे देश के जो जो चुनाव कराने वाली संस्था है, इलेक्शन कमीशन, उसके बारे में बात किया गया। तो वह ये स्पष्ट रूप से कहा गया उस धाराओं में कि देश में जो कंसिस्टेंसी है उनके अंदर जो लोग हैं वो अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करेगा जी। और चुनाव करके पार्लियामेंट भेजेगा, चुनाव करके अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजेगा, और वो लोग अपने नेताओं का चुनाव करेगा जो प्रधानमंत्री होगा देश के लिए, राज्य के लिए मुख्यमंत्री जी। होगा। तो इस बात को कहा गया, इसके अंदर तो जनप्रतिनिधि जनता बनाती है, जी। जनता बनाएगी, तो इसमें पार्टी कहाँ से आया? हम कैसे कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ से जीत के एमपी गया या एमएलए गया वो हमने बनाया है? कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उनका चुनाव तो हमने किया, लेकिन चॉइस तो हम नहीं की। हमारे पास चुनने का क्षमता है, चॉइस करने का क्षमता नहीं है। 10 पार्टियां के 10 को चॉइस करके हमारे सामने रख देती है और हमें चुनाव करने होते हैं उन 10 में। अगर हमको किसी को जी, बात ऐसी हो जाती है कि कोको कोला या कोक या पेप्सी या माउंटेन ड्यू पर पानी चाहिए मुझे। बिल्कुल वैसे तो जो मुझे चाहिए, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन अच्छा लोग है, मेरे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को पता है। तो हम ही तो जानते हैं कि किसको किसको यहाँ पर चुनाव में खड़ा किया जाना चाहिए, लेकिन ये डिसाइड पार्टी करती है। पार्टी लोग अपने अपने पार्टी कैसे करते हैं? जो उनको ज्यादा चंदा देती है उस पार्टी के लिए ज्यादा काम करते हैं वो, लेकिन वो तो जनता के लिए तो पैरामीटर नहीं है ना। जनता के लिए पैरामीटर ये है कि जनता के लिए काम पूर्ण जी, करें। पार्टी के लिए पैरामीटर होते हैं कि पार्टी के लिए काम जो ज्यादा गुंडे पाल सकें या फिर वो तो है, जो जिनके पास ज्यादा पैसे पहले से ही हो, ताकि उन बाहुबली हो। हाँ, ताकि पार्टी को अलग से उनके ऊपर खर्च ना करना पड़े, वो अपना खर्च खुद ही चला सकें। पार्टी को लगता है कि ज्यादा जो शक्तिशाली है उस जगह से उनको टिकट दिया जाना चाहिए। तो ये बात तो सही नहीं है कि ये सिर्फ भारत में नहीं, सारी जगह है, ये पहले बता देता हूँ। तो ये बात तो सही नहीं है कि जो ज्यादा शक्तिशाली होगा वो उतना अच्छा लोग होगा। ये अच्छे शक्तिशाली लोग अच्छे हो सकते हैं पर डायरेक्ट कनेक्शन कोई नहीं। कनेक्शन नहीं। ये भी तो हो सकता है कि अच्छे लोग जो शक्तिशाली नहीं है वो भी हो सकते हैं, उनको टिकट देकर शक्तिशाली बनाया जा सकता है। ये बनाया जा सकता है, लेकिन ये पार्टी वाले करते हैं ऐसा? मुश्किल होती है। आसान काम, बहुत आसान जीत चाहिए हमें। 2-4 करती है, ज्यादातर जगह तो नहीं होती। और अगर करती भी है तो हमको तो पता नहीं है कि ये अच्छा ये बुरा है। तो हमारे पास चॉइस नहीं है। तो ये जो व्यवस्था है पार्टीलेस डेमोक्रेसी, ये पार्टी के हाथ में ये चॉइस का ऑप्शन नहीं रहेगा। जनता खुद चॉइस करेगी कि किनको किनको चुनाव में खड़ा होना है। कैसे करेगी? जैसे जब चुनाव होता है तो एक डिस्ट्रिक्ट में चुनाव ऑफिसर कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर? मैजिस्ट्रेट जी। तो कलेक्टर हमारे जो आम जनता, इन आम जनता के प्रतिनिधि, आम जनता के अंदर हर सेक्टर के काम करने वाले लोग होते हैं। किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, शिक्षक होते हैं। इन सारे लोगों में मजदूर भी होते हैं। मजदूर, मैंने पहले श्रमिक उसके बाद मजदूर कहा। मैंने कहा कि इन लोगों के जो प्रतिनिधि है, 2 या 3 या बीच से आने चाहिए, बीच आने चाहिए, जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं रहना चाहिए। क्रिमिनल केस तो मैं भी आप पे करता, मतलब क्रिमिनल केस प्रूव नहीं होना चाहिए, या कोर्ट में इनकी बेइज्जती नहीं होना चाहिए। मतलब केस हुआ है, प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन दोषी कुछ दोष पाया है जज साहब ने, तो उनको डांटा है कि अगले से आप नहीं करिएगा, आपको बेल दिया जाता है। ऐसे मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोग उनको प्रेफरेंस ना दी जाए। हाँ, तो ऐसे लोगों के प्रतिनिधि मिलके इन प्रतिनिधियों को
मिलके ये कमेटी गठित किया जाएगा। कलेक्टर कमेटी गठित करेगा, जिस कमेटी में 2 किसान, 2 मजदूर, 2 डॉक्टर, 2 शिक्षक, 2 सोशल वर्कर, इन लोगों का लोग मिलके कमेटी बनाएगा। अब आप कहेंगे कि मुझे उस कमेटी पसंद नहीं है। मेरा सवाल वहां पे नहीं है। तो मेरा सवाल यह भी सोचिए कि हमारे यहाँ पे जो भी हैं ये लोग, उनमें पकड़ लीजिए कि 5 लोग हैं हम। इन 5 हम पकड़ लीजिए कि सभी किसान हैं, तो इन 5 किसानों में से कौन से 2 किसान उस कमेटी के हिस्सा होंगे? ये जिला तो 5 किसान मिलके तय करेगा कि हमारा प्रतिनिधि कौन जाएगा। मतलब जब में वोट होगा, वोट नहीं, वो खुद डिसाइड। देखिए, जब हम गांव में कोई काम बम करते हैं या हम दोस्त भी जाते हैं, तो हमारे पास ऐसा कोई, ये ऐसा मान लीजिए कि पुलिस हमें पकड़ लिया, हम 5 दोस्त जाते हैं, तो हम 5 क्या बात करते हैं? हो ना, हम 5 क्या अपने अंदर ही डिसाइड कर सकते हैं। आप अच्छे बोल सकते हो, आपको कानून पता है, आप जाओ। तो किसान के अंदर भी 5 किसान हो तो उनमें ये पहले भी यही होता था, सभी को पता था कि बिल्कुल ये जो भाई साहब है, ये जो दीदी है, ये बात अच्छी कर सकती है, या ये भाई साहब ये पुलिस से ज्यादा अच्छी तरह बात कर सकती है, होता है। तो किसान के अंदर 2 किसान गया, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई आप 2 जाओ, कमेटी तैयार करो। डॉक्टर से भी 2 आए, तो ये एक कमेटी तैयार है। दूसरा किसान के गुट, उन्होंने चाहा कि हमें किसान में हो सकता है, डॉक्टरों में क्या ये ठीक ठाक हो सकता है कि सब डॉक्टर चाहेंगे कि मैं उस कमेटी ना? हाँ, ऐसा बात नहीं। कमेटी किसी एक वर्ग का नहीं होगा, उस कमेटी में सब वर्ग के 2-2 लोग होंगे एक कमेटी में। वो जो उस कमेटी में जो 2 डॉक्टर तो 2 होंगे, हाँ। पर इलाके में शायद जिले में 2 डॉक्टर तो नहीं है, बहुत सारे हैं। आप सुनिए, मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ डॉक्टर मिलके तय किया कि हमें कमेटी बनाना है, तो उन्होंने अपने 2 डॉक्टर को भेजा, किसान भी अपने 2 किसान को भेजा, तो एक कमेटी गठित हुआ। कुछ और डॉक्टर को लगा कि भाई हमें उस कमेटी अच्छा नहीं लगा, तो वो अलग कमेटी बनाए। अच्छा, बस 2 डॉक्टर मतलब, नहीं? हाँ, मतलब ये एक कमेटी की, मतलब डॉक्टरों की पार्टी से 2 प्रतिनिधि। बिल्कुल, डॉक्टरों की दूसरी पार्टी भी हो सकती है। बिल्कुल, पार्टी आपने ही कही है कि गुट, गिल्ट नहीं, गुट, मतलब एक कोई पार्टी या संगठन, ऐसा कुछ नहीं। मतलब ये सिर्फ चुनाव के पहले कलेक्टर गठित करेगा, उसके पहले या बाद में इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अच्छा, इनका काम सिर्फ है जो चुनाव में खड़ा होगा उनको चयन करना, चॉइस करना, जो चॉइस आज पार्टी करती है। तो ये एक जिले में 10 कमेटी अगर तैयार, अब मान लीजिए 10 कमेटी तैयार हुआ, तो इन 10 कमेटी में सब अच्छे लोग हैं, किसान है, मजदूर है, डॉक्टर है, इनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, और ये कभी पॉलिटिकल अपना मोटिव नहीं रखा, मतलब ये कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं रखा। तो इन्होंने जब एक आदमी का चुनाव करेगा, वो सही आदमी होगा। इन जो लोग मिलके कमेटी का गठित किया, ये कमेटी के जो मेंबर है, ये कोई भी चुनाव में नहीं खड़ा हो सकता। जी, आप ठीक है, आपको गांठ स्टार्ट करनी हो तो बहुत मुश्किल है। हाँ, क्योंकि सोचिए, मैं राहुल भैया किसानों के प्रतिनिधि होकर गए उस कमेटी में, हमें किसानों की कमेटी की ही नहीं, डॉक्टरों को, शिक्षकों को, सभी को मना के अपने कैंडिडेट को जिताना पड़ेगा। एक कैंडिडेट चूज करना, वो किसान होगा, डॉक्टर होगा, ऐसा नहीं, वो कोई सोशल वर्कर भी हो सकता है। अच्छा, वो एक अच्छा आदमी हो सकता है। इन लोगों को लगा कि भाई हमारे जिले में ये बहुत अच्छा काम करता है जनता के लिए, तो चलो हमारे कमेटी की तरफ से इनको खड़ा कर देते हैं। ऐसे 10 कमेटी तैयार हुआ, 10 कमेटी 10 कैंडिडेट दिए, उस 10 कैंडिडेट के अंदर वोट होगा, जनता वोट देगी, एक को जिता कर भेजेगा। इसका मतलब जो जीत के जाएगा वो जनता का ही प्रतिनिधि हुआ ना, और चुनाव होने के बाद ये कमेटी भी नहीं रहेगा, डिसबैंड हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये अपने अपने क्षेत्र में चले जाएंगे काम करने के लिए। तो जो जाएगा जीत के, उसका पूरा डायरेक्ट कंट्रोल जनता के पास रहेगा। कुछ सवाल आ रहे हैं मेरे दिमाग में कि ये कमेटी हमारे लिए तो डिसबैंड हो चुकी है, कि अब नहीं है अस्तित्व में, पर शायद पीछे अस्तित्व में रहे कि इस बार मैं और राहुल भैया गए, दूसरी बार हमारे भाई और उनके भाई को भेज दिया, जो भी हो, जैसा भी एक मैकेनिज्म हो, शायद अस्तित्व में रहे, कह सकता हूँ। इसके अलावा दूसरा एक सवाल है, आप एक एक करके जवाब दीजिएगा। दूसरा एक सवाल है कि ये जो पकड़ी गई जो किसान है, शिक्षक है, मजदूर हैं, 5 वर्ग हम आसानी के लिए मान लेते हैं, 5 वर्गों में 2 से गुना करें तो 10 व्यक्तियां होते हैं। ये 10 व्यक्ति अपने अपने कमेटी से एक, यानी कि टोटल में 5 लोगों को सिलेक्ट करेंगे। समय नहीं लग जाएगा? मतलब कि इतने बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे आज का जो चुनाव सिस्टम है, ये जब पहले आया था, यही एक बात थी कि बहुत समय नहीं लग जाएगा।
लेकिन कमेटी गठन करने के मतलब लिए पार्टियों को समझ, हाँ हाँ जो 1 सप्ताह टाइम दी जाएगी, क्या उस 1 सप्ताह में कलेक्टर 10 कमेटी गठन नहीं, 10 या 5 या 7 कमेटी गठित नहीं कर सकता है? कलेक्टर बहुत क्वालिफाइड होते हैं, ये मतलब हमें ये पता है। कोई बात हुई कि घोषणा देगा कि भाई जो जो कमेटी गठन करना है चले आओ आवेदन दो, तो गया कुछ लोग कमेटी बनाया और उन कमेटी को और 1 सप्ताह अच्छा, किया अपना वो कमेटी के जो मेंबर्स हैं बहुत सारे नहीं हो जाएंगे? आपने कहा कि डॉक्टरों के बस एक पार्टी नहीं, बहुत पार्टी हो सकती है, सब में से दो दो प्रतिनिधि आ सकते हैं, तो 100 अलग। अब देखिए पहले एक बात जब उठती है, बहुत सारे क्वेश्चन तो आते हैं, जी, धीरे धीरे इसको और डेवलप्ड स्टेज में लिया जाए, इसकी चर्चा हो और इसका भी एक सॉल्यूशन बना दिया जाए जी। कि भाई इतने इतने जो पहले 10 कमेटी का गठित किया जाएगा, उनके अंदर ही दूसरे डॉक्टर को शामिल होना है, वो अलग कमेटी नहीं बन, 10 से ज्यादा कमेटी नहीं बन सकती। तो किसी को लगता है कि हमें 11वां कमेटी बनाना चाहिए, 10 11वां हम, कमेटी। हाँ तो 11वां, वो 11वां कमेटी नहीं बनाकर उस 10 के अंदर ही बढ़ जाए वो लोग कि भाई हमें अपने पार्टी जैसा ही है, और पार्टी से बेहतर है। देखिए बेहतर है। और ये कमेटी में बनाना क्यों चाहेगा, किया यह कमेटी करती क्या है, इसका तो कोई रोल नहीं है, इसका कोई पावर नहीं है, इसका कुछ नहीं। जब ये सिर्फ चुनाव करेगी, किसका, कौन चुनाव वो भी में तो खुद खड़ा का होगा। नहीं ना, हाँ तो ये खुद का नहीं। मतलब खुद का कुछ नहीं, ये पार्टी डिसबैंड हो जाएगा। जो चुनकर गया वो जान भी नहीं पाएगा कि हमें कौन सी कमेटी के लोग ने हमें चुना था। वो जो किसान आए थे, वो 2 किसान अपने क्षेत्र में चले जाएंगे, वो डॉक्टर अपने क्षेत्र में चले जाएंगे, वो शिक्षक अपने क्षेत्र में चले जाएंगे। अगर वो कमेटी रह गया तो उसके अंदर ही साठगांठ हो जाएगा, फिर से नया ऐसा प्रॉब्लम। नहीं हो सकता कि जो सोचिए डॉक्टर कमेटी से 2 आए और कलेक्टर जी ने उन दोनों का नाम लीक कर दिया किसी तरह, हाँ, तब वो लीक कर दिया। अब उन दोनों को घूस देने के लिए बहुत सारे लोग आ गए कि मेरा नाम सिलेक्ट कर दीजिए जी, मेरा नाम सिलेक्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं होगा। अच्छा क्यों कहेगा ऐसा, क्या लाभ है इसमें कि मेरा नाम अगर सिलेक्ट कर दिया गया, मैं कमेटी का मेंबर बन मेंबर नहीं हुआ, तो मेरा टिकट नाम, टिकट मुझे नहीं, टिकट मैंने तो पहले ही कहा कि टिकट वही व्यक्ति को कमेटी देगी जिनके काम काज जिले में है, जो सोशल वर्क कर रहे हैं, जिसका समाज में एक अच्छा जो ये कैसे नापेंगे आप? ये मापा जा सकता है बहुत तरीके से है। देख आज तो सोशल मीडिया के युग में हम है, कुछ भी हम देखते हैं कौन कौन क्या काम करता है। लेकिन आप हमारे यहाँ देखिए कि एक जो शिक्षक है रिटायर्ड, वो इस उम्र में 72 या 74 साल उम्र है उनका, वो जब 50 साल थे तब से पेड़ लगा रहा है, ब्रिज अकेला ब्रिज साफ करता है। उनका क्या मतलब मतलब नहीं, मैं वो बात नहीं कर सकता। हो सकता है उन्होंने काम किया है और रिकॉर्ड में कहाँ है उन्होंने काम किया, आप हम जानते हैं सोशल शायद। मीडिया में देखते हैं, तो हम ही तो कमेटी का गठन करेंगे, हम ही तो साइन कर देंगे भाई उनको खड़ा कर दो, हम ही तो लोग हैं वो। हमें अगर तो लगता है नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो 2 लोग होंगे वो उन अच्छे आदमी को क्यों सिलेक्ट करेंगे? अगर उनको किसी ने घूस दी कि देखिए- मेरा नाम चयन कीजिए, अगर उन्होंने कर दिया तो इसका तो पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? चलेगा आजकल का तो ऐसे ही सब तो पता चल जाता है ना। एक व्यवस्था तो हमें बनानी पड़ेगी कि देखिए हम जब कह रहे हैं कि इस व्यवस्था से एक्यूरेट बनाना है, तो इसको भी तो ध्यान में रखा जाएगा कि ऐसा ना हो। इसलिए देखिए व्यवस्था का जो डिजाइन अलग चीज है, और व्यवस्था को जो मतलब उतारा जाए वो अलग चीज है। हम डिजाइन के ऊपर बात करते जी, हैं। वो नेता लोग कह सकते हैं हाँ। कि हिंदू राष्ट्र बनाया, पर हाँ। लेकिन हिंदू राष्ट्र में नियम क्या होंगे वो तो अभी वो तो प्रशासनिक लोग ही ठीक कर हाँ, पाएंगे। पहले बात यही है कि 2 होंगे 4 होंगे, कमेटी कैसा होगा वो बात की बात है। मेन जो बात है कि पार्टी नहीं होगा, पार्टी के बदले लोग तय करेंगे। कैसे तय करेंगे लोग, तो ऐसे तो मतलब 5 करोड़ लोग हैं तो 5 करोड़ लोग ही कहेंगे कि भाई मेरे मामा को बैठा दो। तो जो लोग होगा वो लोग कमेटी का तैयार करेगा, वो 5 हो सकता है 10 सकता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन बाद में तैयार करेगी। वो मतलब ये हम दो यहाँ घर में बैठ के ये तय नहीं कर नहीं सकते। ऐसा कोई हम होता दो भी नहीं। लोग पूरे देश के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये जी। जब देश के लोग को लगेगा कि ऐसा होना चाहिए, चुनाव होगा, कोई पार्टी बनेगी, उन पार्टी के जो व्यवस्था के वो चिंतन करेंगे। हो सकता है हम जो कह रहे हैं इसको कुछ तोड़ मरोड़ दिया जाए, एज इट इज तो नहीं होता। अंबेडकर जी ने जो संविधान उन्होंने सोचा था वैसा संविधान उन्होंने 100 कितने बार तो बिल्कुल, वो तो अभी 104 बार या 5 बार तो संशोधन हो गए। हाँ जी। लेकिन उन्होंने जब बनाया था संविधान, तभी
3 से ज्यादा बार संशोधन कर दिया गया जब ये संविधान नहीं बना, मतलब बनने के स्टेजेस में था, जी। है ना? तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये होगा वो होगा, वो तो बात की बात है। ऐसी आलोचना वहां पे होगी जैसे मैं कर रहा हूँ। लेकिन हमारे बात ये है कि पार्टी लिस्ट डेमोक्रेसी कैसा होगा कि ये पार्टी नहीं रहेगा, इसके बदले में कमेटी तैयार किया जाएगा, एक कमेटी चुनाव करेगा, मतलब कैंडिडेट खड़ा करेगा, और कैंडिडेट को कौन जिताएगा? जनता जिताएगी। जी। जनता जब पार्टी हम जो नहीं, बैलेट है हाँ, उसमें उन 10 व्यक्तियों का बिल्कुल, नाम देखेंगे जिनका नाम उस कमेटी के हाँ। लोगों ने नॉमिनेट किया। और आपने जो कहा कि इस 10 में कुछ तो अच्छे लोग होंगे ही, ज्यादातर अच्छे लोग ही होंगे, क्योंकि इनका रिकॉर्ड, आशा करा जा सकता है। जब अच्छा लोग होंगे तो जनता पार्टी सिंबल देखकर वोट नहीं करेगा। जनता को भी बहुत सचेतन होना पड़ेगा कि बिल्कुल। क्योंकि कोई सिंबल नहीं है, एक व्यक्ति है, तो कौन से व्यक्ति जनहितकारी काम सोशल मीडिया में हो, असली में हो, कर रहे हैं, और वो भी कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, उनका हिसाब भी जनता को रखना पड़ेगा। जनता सचेतन हो तभी शायद राहुल भैया की जो बताइए पार्टी लिस्ट डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है वो लागू हो पाए। बिल्कुल, ये देखिए, जनता, आपने कहा कि जनता को सचेत होना पड़ेगा, लेकिन मैं कहता हूं ऐसी व्यवस्था में जनता ऑटोमेटिक सचेत होगा। जैसे पहले से क्या, कैसे किया? अब जनता सचेत क्यों नहीं है? क्योंकि जनता जानती है कि ये आदमी गलत है, लेकिन ये मेरे पार्टी से खड़ा हुआ है, तो मैं इनको वोट दूंगा। ये तो आप देखते हैं सोशल मीडिया में तो ऐसे बात चलती है, भाई जो सुविधा मिलेगी, हाँ, जो खड़ा हो हमारे पार्टी से, हम तो सिंबल देख के वोट करेंगे। तो एक रेपिस्ट भी खड़ा हो जाए तो सिंबल देख के उनको वोट मिल जाता है। देना पड़ेगा क्योंकि दूसरी तो और जो पार्टी के कार्यकर्ता है, जो भी खड़ा हो, गलत आदमी खड़ा हो, उनके लिए भी वोट प्रचार करना पड़ेगा। लेकिन जब ऐसी पार्टी नहीं रहेगा तो जनता ऐसी कोई स्वार्थ में तो वोट नहीं करेगा कि मेरे पार्टी है, मेरे सिंबल है, क्योंकि कोई पार्टी है ही नहीं। तो वो सचेत होकर ही वोट करेगा कि भाई अच्छे लोगों की जिता देता हूं, अच्छे लोगों की वोट मिलना चाहिए, है कि ना, है कि नहीं? तो वो तब वोट करेगा, ऐसी कोई उनके ऊपर कोई बाधा नहीं होगा, कोई कंट्रोल फैक्टर नहीं होगा कि भाई हमें हमारा पार्टी है, हमारा सिंबल है, या ये जीतने पर ये होगा, वो ऐसे बात नहीं। अच्छा, ये अच्छा आदमी है, इनको ही जिताना होगा, तो जनता ऑटोमेटिक सचेतन तरीके से ही चुनाव करेगा। आप सोच के देखिए। अच्छा, इतना तो मुझे समझ में आया। आप आगे की प्रक्रिया बताएं कि राइट टू रिकॉल और हाँ, तो राइट टू रिकॉल होगा। अभी जो व्यवस्था चल रही है भारत में, इसी में ही अगर राइट टू रिकॉल होगा तब भी बहुत सुधार हो जाएगा, बहुत सुधार हो जाएगा। और अगर आप कुछ भी व्यवस्था को बहुत सही करना चाहते हो तो राइट टू रिकॉल की प्रोसेस होना ही चाहिए। राइट टू रिकॉल मतलब हमारा अधिकार हो रिकॉल करने के लिए, बुलाने के लिए, वापस बुलाने के लिए जिसको हमने चुन के भेजा। हम आज क्या देखते हैं, 5 साल के लिए आप उसका बाल बाका नहीं कर सकता। अगर वो कोई चोरी किया, कोई घोटाले में उनका नाम आया, तो आप क्या उनको, और वो शासक दल से हो तो उसको कुछ बिगाड़ सकते हैं आप? और शासक दल में भी अगर वो बाहुबली नेता हो, मतलब उनके पीछे कुछ लोग, कुछ सांसद का समर्थन हो, तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में राइट टू रिकॉल होगा तो नेता को ये डर रहेगी कि भाई हमारे समय खत्म होने से पहले ही हम 1 साल में घोटाला कर देंगे, हम 1 साल में घोटाला कर देंगे, 2 साल में घोटाला कर देंगे, और ये बात बाहर आ गई तो जो जनता में वोट दिया हमारे पक्ष में, वो हमारा वोट वापस ले सकते हैं। और 50% से ज्यादा हमें वोट देने वाला अगर वोट ले लिया वापस, तो हमारा पद खारिज हो जाएगा। और आज के जमाने में क्या हो रहा है? आज के जमाने में ये हो रहा है कि जो नेता घोटाले में पकड़े जाते हैं वो और ज्यादा लूट करते हैं। मान लीजिए अल्प समय के लिए हम रहे, बिल्कुल, इसके लिए ज्यादा लेके एग्जांपल देखिए, मतलब कोई 4 साल में घोटाला में पकड़ा गया, तो वो तो जानते हैं कि इसके बाद हम नहीं जीतेंगे, 1 साल, हाँ, 1 साल में और जितना हो सके अपना ये बात मेरे दिमाग में कोई नहीं आई। बिल्कुल, यही चल रहा है। तो पार्टी लिस्ट डेमोक्रेसी, ये पार्टी लिस्ट डेमोक्रेसी कैसा होगा, इसकी व्यवस्था कैसा होगा, ये हमें तो कुछ लोग मिलके, देखिए मैं अकेले जब कोई सोचता हूँ, मैं अकेला बैठे बैठे और जो भी कुछ बनाता हूँ उसमें जो एक्यूरेसी है, या कुछ लोग मिलके बनाए उसमें एक्यूरेसी ज्यादा हो गई। जैसे आपने कुछ प्रश्न उठाई, मैंने इतना तो ध्यान नहीं दिया, मतलब इतना बड़ा मैंने इसमें जोर दिया कि पार्टी लिस्ट डेमोक्रेसी नाम लोगों के अंदर जाए। पार्टी लिस्ट डेमोक्रेसी क्या है, कैसे है, इसका क्या ये हो सकता है। मैंने जब देखिएगा, मैंने पार्टी लिस्ट डेमोक्रेसी जब वो पेपर में छपाया था, अपना पेपर में, आपने तो पढ़ा है, तो पहले कुछ लोगों ने मेरे ऊपर तो ये एलिगेशन लगाई कि संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, कौन देश में है, तुमने ये लिखा, ये कैसे लिख दिया, कौन देश में है, किसी देश में। अरे भाई, कौन देश में कोई भी नया व्यवस्था किसी देश में नहीं थी, नहीं होता, पहले कोई ना कोई उसको उठाता है।
राजतंत्र के समय में अगर कोई हाँ। कहाँ है गणतंत्र? गणतंत्र आप किसकी बात कर रहे आप सोचिए, जब गणतंत्र की बात फिलोसोफर जॉन लॉक ने कही थी या रूसो ने कही थी, उस समय के ज्यादातर लोग, बुद्धिजीवी लोग ही, हैं? ये आप देखिए, उनका मजाक उड़ाया होगा हाँ, शायद। ये मोंटेस्क्यू के बात मैंने कहा, हम्म। वोल्टेयर के बात कहा, ये वोल्टेयर मोंटेस्क्यू खुद राजतंत्र के ही समर्थक थे, लेकिन नियमतांत्रिक राजतंत्र के समर्थक हाँ, ये कंट्रोल्ड वे में थे। ये बिल्कुल, मतलब अच्छे राजतंत्र के समर्थक थे। तो इन दोनों लोगों ने ही कभी गणतंत्र को सपोर्ट नहीं किया, डरते थे शायद। कुछ भी ये हम जैसे आप बोल रहे हैं कि पार्टी डेमोक्रेसी आ गया तो ये प्रॉब्लम हो हैन तेन, तो उन लोगों पे भी यही नई व्यवस्था में बिल्कुल। तो हमें व्यवस्था जब डर चलती है, व्यवस्था जब चलती है तो उसमें एक्यूरेसी आती है। जी। जे आप पहले जमाने में हमारे यहाँ जो वोट होते हैं जैसे तरीके से, अब क्या वो थोड़ा सा शुद्र है। जी। देखिए, आज से 20 साल बाद ये छप्पा वोट जो है शायद संभव ना हो, संभव उठ ही जाए, नहीं रहेगा। डिजिटल वोट हो, बिल्कुल। सबके घर में जाकर में सोचिए कि हम यहाँ पे सारे भारत में सोचिए तब 150 करोड़ लोग हैं, तो 150 करोड़ लोग या फिर पकड़ लेते हैं हम मोटा मोटी की 30 करोड़ घर हैं, 30 करोड़ घर में एक एक गुंडा भेजना भी तो बहुत खर्चे वाला काम होता है ना। बिल्कुल। तो देखिए, जब पहले पहले गणतंत्र शुरू हुआ था, लोकतंत्र, तब क्या राइट टू रिकॉल के बारे में कोई सोच सकता था? नहीं जी, कि भाई जो वोट देगा वो वापस वोट उसका ही नहीं वोट देगा, कहाँ गया, वोट दे ही नहीं पाया, ले क्या? बिल्कुल, मतलब कहाँ गया वोट, किसको दिया, उसका वोट मतलब नाम भी तो नहीं लिखा होता था बैलेट में कि ये वोट मैंने दिया, भाई मैंने अपना वोट वापस लिया। लेकिन आज के जमाने में तो ये बात हो रही है जी। यूरोप के कुछ देश में है भी, तो हमारे देश में भी ये देखिए, राइट टू रिकॉल आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, और राइट टू रिकॉल के साथ अगर पार्टीलेस डेमोक्रेसी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ये 100 साल के अंदर तो मुझे लगता है ये मतलब 20 साल तो लगेंगे इस बात को उठाने में कि भाई पार्टीलेस डेमोक्रेसी एक व्यवस्था होती है। अब मुझे जितना लगता है कि जो देश की जो केंद्रीय व्यवस्था है उससे तो हर देश में बहुत ही शक्तिशाली होना ही पड़ता है, क्योंकि विदेश का भी एक खतरा है। मुझे जितना लगा कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी जो पंचायती जो राज है या फिर जो म्युनिसिपैलिटी है उनमें लागू करना तो अवश्य हमें करना चाहिए। धीरे धीरे हम देखेंगे कि जो अंग राज्य हैं भारत के उनमें ये लागू किया जा सकता है कि नहीं। शायद केंद्र में कोई देश इसे ना लागू करने दे शायद, पर जो निम्न स्तरीय जो चीज है जिनके साथ जनता का जो कनेक्शन है वो सीधा साधा है, बिल्कुल डायरेक्ट है, उनमें तो शायद पार्टीलेस डेमोक्रेसी के बारे में हमें सोचना ही चाहिए। और देखिए, जो जीत के जाएगा पूरे देश में से, जो कमिटी में अच्छा लोग होगा, जो चुनाव करेगा कि कौन खड़ा हो सकता है, तो वो अच्छे लोगों का चुनाव करेगा। जी हाँ, यहाँ पे मैंने थोड़ी गलत बात की कि केंद्र में भी शायद सेना से भी लोग जाए, बिल्कुल, वो भी सेना प्रधान हो सकते हैं, बिल्कुल, हमारे होम रक्षा मंत्री हो सकते रक्षा हैं। मंत्री हो सकते। तो जिनको ये अच्छा, जो पार्टी लोग है, ये पार्टी कभी देखिएगा ज्यादा ओपन माइंडेड, ज्यादा शक्तिशाली ज्ञानी लोगों को टिकट नहीं देता, जो उन पार्टी का पिट्ठू बने रहे ऐसे लोगों को टिकट देता है। तो जो, और ये जो कमिटी चुनाव करेगा तो अच्छे लोगों का चुनाव करेगा, सब लोग अच्छे जाएंगे तो अच्छे, जब एक दो को छोड़े, हाँ, लगभग जाएंगे। जब अच्छे लोग केंद्र में जाएंगे तो देश तो तरक्की ही तरक्की करेगा। आज हम 2-3 मिनिस्टर को शिक्षित देख लेते हैं, बहुत अच्छे क्वालिफाइड देख लेते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। तब तो खुशियां ही खुशियां होंगी। सोचिए, देश में 543 सांसद हो और उसमें 543 ही क्वालिफाइड हो, अच्छे लोग हो, 543 हमारे नितिन गडकरी जैसे हो या फिर बिल्कुल हमारे शशि थरूर जी जैसे हो, ऐसे लोग ही अगर 543 हो जाए तो, या आप सोचिए लाल बहादुर शास्त्री लोग ऐसे हाँ, हर जगह दिख जाएंगे, चंद्रशेखर आजाद लोग दिख जाएंगे पार्लियामेंट में, है ना, जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं जनता के लिए सोचे। और अब कौन जा रहा है, ये सोचिए, अब जो जा रहा है कितनी बड़ी बेशर्म है। ये बात करते हैं बड़े बड़े हमारे स्वतंत्रता संग्रामी लोगों के, और ये क्या करते हैं जब अपने राजनीतिक कैरियर खत्म होने की कगार में आता है, मतलब उनका जब एज हो जाता है, तो उस पार्टी में और कोई अच्छा नेता उनको नहीं मिलता कि अपने परिवार के लोगों को ही उन्होंने बैठा जा रहा है। यहाँ से हम राम जी से सीख सकते हैं कि शायद कुछ लोग कहे कि हमें राम जी जैसे पिता नहीं चाहिए, लव कुश की तरह हमें स्ट्रगल करना पड़े जीवन में, मुझे राम जी जैसे पति नहीं चाहिए, कह सकते कुछ लोग कि वो भी दूसरा एक मुद्दा है कि उत्तरकांड रामायण का हिस्सा है, नहीं है या नहीं। पर मैं प्रजा के दृष्टि से जब देखता हूं तो राम जी से बेहतर मुझे कोई दिखते नहीं है। वैसे ही आपने जैसे कहा कि जो व्यक्ति आ रहे हैं वो परिवार का सोचते हैं,
तो यहाँ हमें शायद हमारे जो मूल्य बोध है उन्हें शायद फिर से जागृत करना चाहिए कि जिस चीज को हम बहुत खो रहे हैं दिन प्रतिदिन, कि जो कंज्यूमरिज्म है, अब जो पैसा ही सब कुछ है। देखिए ये भी एक धर्म ही है, मुझसे पूछेंगे तो ये भी एक धर्म ही है कि पैसा ही सब कुछ है। हम अपने इंद्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे खाना, अच्छे कपड़े, अच्छे जगह घूमने जाना, अच्छी हंसी हंसना, अच्छी फोटो खींचना, इनमें अगर हम डूबे रहे तो शायद हम बर्बादी की ओर ही बढ़ रहे हैं। तो हमें शायद हमारे मूल्य को भी उतना बढ़ाना चाहिए कि हम देख सके कि नहीं, मैं यहाँ का प्रतिरक्षा मंत्री हूँ, मुझे अपने बेटे को आर्मी कर्नल बनाने का कोई शौक नहीं है। आर्मी कर्नल मुझे बनाना है वो जो सबसे समर्थ नारी हो या फिर पुरुष हो, मेरे बेटे या बेटी को नहीं। ऐसी तो वही बात है कि देखिए आज के जमाने में जो पॉलिटिक्स सच में करना चाहता है, क्या वो पॉलिटिक्स कर सकते हैं? जी नहीं। आप जानते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स का शौक था जी, अभी भी है, लेकिन मैं क्या पॉलिटिक्स कर सकता हूँ? जी नहीं, अभी तो क्योंकि मुझे ये जो 2-3 पार्टी है एक भी फिट नहीं करती। जी। तो मैं अपना अकेला पॉलिटिक्स करना भी चाहा। पैसे कहाँ है हमारे पास? पैसा बात की बात है, ये मुझे करने देंगे क्या? नहीं रोकेंगे। ये थ्रेट तो करेंगे। जब ये पार्टीलेस डेमोक्रेसी होगी तो जो स्टूडेंट को, यंग जनरेशन को पॉलिटिक्स करने की शौक है, वो सेवा करेंगे समाज से, तो उनका काम दृष्टि में आए हमारे। वो काम करेंगे जनता के लिए और पॉलिटिक्स के लिए विभिन्न मुद्दा वो उठाएंगे, है ना, विभिन्न काम करेंगे। तो ऐसी लोगों को खोज के चुनना आसान हो जाएगा कमिटी लोगों के लिए कि भाई इनको पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, ये आदमी अच्छा है। कुछ लोग शायद इनको दिखावे के लिए भी करे, पर उनके हाथों से अच्छा काम हो तो रहा है ना। बिल्कुल, दिखावे के लिए अगर करे तो जो 10 आदमी खड़ा होगा, जनता तो उसमें तो समझ लेगा कौन दिखा। अरे दिखावे के जनता समझदार है। बिल्कुल। कभी आज देखिए जो दिखावे के लिए जो स्वच्छ भारत मिशन के उससे पहले कूड़ा फैल के बाद में साफ करता है, दिखावे के लिए, तो हमें तो पता चल जा रहा है ना। बिल्कुल, हमने देखा तो वैसे कोई दिखावे के लिए एंटीवायरस खुद ही बिल्कुल, तो कोई दिखावे के लिए करेगा तो वो भी हमें पता चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ठीक है, अगर मैं यही चाहता हूँ कि अभी तो इस बात को देश के लोगों के अंदर जाए कि भाई पार्टीलेस डेमोक्रेसी क्या है, क्यों है, कैसे होता है, और क्या सचमुच हमारे देश में क्या जरूरत है ऐसी व्यवस्था की, या ये सिर्फ सोचे कि हमारे देश में कि अभी जो राजनीतिक व्यवस्था है इसको चेंज करने की जरूरत है। हम एक बात कह देते हैं कि भाई सिस्टम में ही गड़बड़ी है, सिस्टम चेंज करने की जरूरत है। तो क्या देश के ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो सिस्टम है इसमें गड़बड़ी है, सिस्टम चेंज करना चाहिए, या ऊपर कुछ कानून में बदलाव किया जाए, या ऊपर कुछ स्कीम लिया जाए, इससे चलेगा? मतलब कोई घाव हो और उसमें मलहम ना लगा के उसमें कोई मेकअप लगा दे। बिल्कुल ऐसी ही चल रही है अभी। तो जनता ये पहले इसको घाव की तरह ले जो चल रहा है, और ये अगर घाव है तो इस घाव के मलहम क्या है। तो मैंने एक मलहम का नाम बताया कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी। ऐसी चर्चा और होनी चाहिए। बिल्कुल, और ये मलहम कैसी है ये भी मैंने थोड़ी बताया। तो आप इस मलहम में और क्या किया जा सकता है कि आप घाव पूरा ठीक हो, ये चर्चा तो देश में हो जी। हम तो कितने साल के होंगे, कितने बड़े बुजुर्ग वरिष्ठ लोग होंगे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होंगे, उनके पास भी ये बात जाए। वो ऐसे ना ले हमारे बात को कि 2 यंग लड़के बात कर रहे हैं, इनके पास कोई अभिज्ञता नहीं, इनकी बात का क्या वैल्यू। देखिए हमने जो कहा तथ्य के साथ कहा, हमने जो कहा बड़े आदमियों के साथ कहा। एक बात लोग कहेंगे कि अंबेडकर जी ने जो बनाया सिस्टम, मतलब उनका तो एक योगदान है जी, वो बहुत बड़े आदमी थे। तो अंबेडकर जी तो एक एक्यूरेट पर्सन थे जी हमारे दिशा मतलब नजरिए में। तो इतने बड़े ज्ञानी लोग क्या ये भूल कर सकते? तो मैं एक बात कह देता हूँ, अंबेडकर जी भी ऐसे गणतंत्र की दुर्दशा समझ ली थी। उन्होंने बात कही थी कि मैंने जो संविधान लिखा है ये एक मंदिर की वेदी है जिसमें देवताओं को प्रतिष्ठित करना है। वेदी नहीं, मंदिर है। मंदिर की वेदी मतलब जिसको मंदिर के अंदर जो देवता को प्रतिष्ठित करना है। लेकिन देवता पहले प्रतिष्ठित हो, उससे पहले राक्षस ने इस मंदिर को हड़प लिया है। तो सोचिए उस समय जो नेता थे, ज्यादातर नेता क्वालिफाइड थे जी, ज्यादातर नेता आज के नेता से अच्छे थे जी। उनके लिए अंबेडकर जी उनको राक्षस कह रहे हैं। अगर आपको संदेह हो तो संविधान जो कमेटी थी, संविधान मतलब बनाने की हमारी जो कमेटी थी, उसमें जाके कुछ नाम तलाशी। बिल्कुल, और मैं आपको और एक अच्छा मतलब एक सोर्स देता हूँ कि जो स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं या यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो
लक्ष्मीकांत के एक बुक आती है, उस बुक में जो ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उसके अंदर ये बात लिखी हुई है, सिर्फ अंबेडकर जी की नहीं, बहुत सारे लोगों की। तो एक ने तो ये भी बताया कि हमें चाहिए था भारतीय सितार बीना, लेकिन हमको दे दिया गया इंग्लिश बैंड। हमको चाहिए था कि भारतीय व्यवस्था, हमको दे दिया गया ब्रिटिश व्यवस्था। उसकी आदी होंगे ना। देखिए मैं एक बात कहता हूँ कि आपने तो सुना होगा कि अमेरिका की जो वातावरण है, जो जलवायु है, वो अलग है जी। रशिया के जलवायु अलग है, वहाँ के अप्रोप्रिएट कपड़े भी होते हैं। हाँ, तो रशिया के जो जलवायु में जो कपड़े चाहिए, जो कपड़े पहनना चाहिए, वो -40 डिग्री सेल्सियस है कुछ कुछ जगह। क्या वही कपड़े अगर हमने नागपुर वालों को दे दिया तो सरवाइव कर पाएगा? तो सब जगह का एक अपना अपना शैली होती है। शैली होती है, तो वो शैली के अंतर्गत हो। देखिए आप इंग्लैंड और जर्मनी बहुत पास के देश है, फिर भी अलग है, फिर भी उनका पॉलिटिकल सिस्टम अलग है। आप देखिए रशिया चाइना दोनों का पॉलिटिकल सिस्टम अलग है एकदम। आपने देखिए कनाडा और यूएसए पूरा अलग है, कनाडा के साथ हमारा मिलता है, है ना? वहाँ पे और हमारे यहाँ तो शायद स्टेट ज्यादा पावरफुल है, और अमेरिका में तो नहीं, हमारे यहाँ सेंटर ज्यादा पावरफुल है, स्टेट मतलब भारत यूनियन, और कनाडा में भी सेंटर ज्यादा पावरफुल है, और अमेरिका में स्टेट का बहुत पावर है। अब देखिए अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया कितने दूर, ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका जैसा सिस्टम है, मतलब पीएम है लेकिन उनका जो स्टेट, जो फेडरेशन, वो कॉन्सेप्ट अमेरिका से मिलता है। तो सब देश का अलग अलग एक सिस्टम उन्होंने बनाया, हमने कॉपी किया, क्यों कॉपी करेंगे? तो अंबेडकर जी ने तो ये सिद्ध कर दिया कि भाई ये जो तब उन एमपी के लिए, उन नेताओं के लिए कहा कि ये राक्षस इस वेदी को, मंदिर को, मतलब अंबेडकर जी ने तो व्यवस्था बनाई थी। हाँ, तब के जो नेता थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, जो भी एमपी वाले, हाँ, मंत्री, उनके जैसे जो लोग थे उनके लिए बनाया था, इनके लिए नहीं बनाया। बिल्कुल, तो उनके लिए भी नहीं, उनके अंदर ही कुछ गलत लोग उनके लिए कहा था। अच्छा, वहां पे भी देखिए पहले जो सरकार बनी नेहरू के अंडर, उनमें क्या भ्रष्टाचारी नहीं हुई? नेहरू जी की पार्टी, नेहरू जी के जो दामाद थे फिरोज गांधी शायद, वही तो पहले बार एक जीप घोटाला या एक टैंक घोटाला क्या हुआ था ना, उसका खुलासा उन्होंने ही किया था। बिल्कुल, तो देखिए पार्टी है तो पार्टी की फंडिंग है जी, लगेगी फंडिंग, तो ना चाह कर भी इन ऐसे लोगों को लाना, मतलब चोरी करना होगा, या चोरी अगर आप नहीं किए तो चोरी अगर नहीं किए तो चोरी को आप रोक भी नहीं सकते, क्योंकि फंडिंग तो आने देना है। तो ऐसी व्यवस्था फंडिंग ना लगे। आज आपने जो देखा ये सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है जो इलेक्ट्रल बॉन्ड, ये तो चोरी नहीं था, ये चोरी को रोकना भी नहीं था, एक ऐसा कानून बनाया थी बस। हाँ, उनको बहुत कष्ट उठा के पैसे अपने जेब में भरने थे। हाँ, अब बस ऑटोमेटिक आ रहे हैं, बटुए का व्यवस्था कर दी, बटुए में छिपा के पैसे आएंगे, पैसे कितने आएंगे नहीं देख पाएंगे। तो जो पैसे दिया हम तो देखे वो कंपनी वाले थे, तो उन कंपनी, हमने साफ साफ देखा कि किस कंपनी के साथ किस राजनीतिक दल क्या बिल्कुल साक्ष्य है यार। एक बात मैं कह दूं कि हमारे किसी भी राजनीतिक दल के ऊपर समर्थन या कोई क्षोभ भी नहीं है, तो हम जो बात कर रहे हैं ये एक जनरल बात कर रहे हैं जी, मतलब सिर्फ भारत की नहीं, सारे दुनिया की बात। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। तो फिलहाल भारत में ही आ जाए ऐसी व्यवस्था, हम हमारा उपकार हो, मतलब हम मरने के पहले कुछ तो देख के जाए कि सिस्टम के बदलाव के कुछ आ रहा है, कुछ हो सिस्टम के बदलाव के दिशाओं में। आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार ये सोचा था कि देश में सिस्टम का बदलाव करना चाहिए, और उन्होंने शायद इसके बारे में सोचा था कि राष्ट्रपति शासित देश बना दिया जाए कि नहीं। अब देखिए मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ब्रिटिश के हाथों से हमने ये व्यवस्था ग्रहण की है, इसीलिए हमें पार्लियामेंट्री व्यवस्था देखने को मिलती है, इससे अलग कोई कारण नहीं, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। और पार्लियामेंट पहले से ही तैयार हुआ था, हाँ, तो वो भी इस्तेमाल कर रहे थे, और पार्लियामेंट सिर्फ तैयार नहीं हुआ था, पार्लियामेंट के साथ साथ ये जो वोटिंग सिस्टम, ये 1951-52 में नहीं आया था, ये गलत बात तो हो रहा था, ये 47 में वोट हुआ। आप देखेंगे कि 1936-37 में वोट हुआ, जो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उसके तहत, तो ये तो पहले से हो रहा था, इसलिए सुविधा है। और ये मंत्री ये बन रहे थे पहले से। आप तो जानते बंगाल के मंत्री थे वो फजलुल हक, सोहरावर्दी, है ना? तो मंत्री भी भाई, ये आपने नाम सुना होगा कि एक नाम है के मुंशी, जी, ये लोग पहले से मंत्री थे।
तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्र हमारे भारत में जो हम किसी आइडियोलॉजी से ज्यादा किसी व्यक्ति को मानते हैं। कृष्ण जी हो, राम जी हो, बुद्ध जी हो, जिन्हें भी आप देखें, कोई आइडियोलॉजी से बढ़ के हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने आइडियोलॉजी का जो क्या कहे कि जो गलतियां हैं उनसे हम पूछ सकते हैं। कि हम राम जी से पूछ सकते हैं कि राम, वो तब पूछ सकते थे जब वो जिंदा थे, कि आपने ये बताया पर इसका जवाब ये क्या है। आइडियोलॉजी क्या है, किताब है कह सकते हैं। मतलब मैं बहुत ही उपेक तरीके से बता रहा हूँ, फिर भी इसीलिए शायद भारत के लोगों में ये जो व्यक्ति पूजा है ये प्रसिद्ध है। तो शायद हमें भी राष्ट्रपति शासन इसका एक मतलब दुरुपयोग भी, मान दुरुपयोग नहीं, इसका एक कमती भी है कि हम व्यक्ति की पूजा करते हैं, उसकी फिलोसॉफी की नहीं। और ये अगर कुछ जनरेशन तक चली तो व्यक्ति याद रह जाती है, उनकी फिलोसॉफी नहीं। जो मैंने पहले ही बताया, राम नाम याद आता है, राम काम नहीं याद आता। हाँ वो तो था, लेकिन आप रिसेंट देखिए, राम जी तो बहुत पहले, स्वामी विवेकानंद आज से कितने साल पहले हुआ, हाँ 100 साल पहले शायद मरे थे वो। बिल्कुल 100 साल पहले, 100-150 में इन्होंने जो किया। तो उस विवेकानंद का फिलोसॉफी को कौन कहता है, क्या है, कौन जानता है? आप वहां से किताब भी उड़ा सकते हैं स्वामी जी की जो फिलोसॉफी है जी। तो कुछ लोग शायद पूर्व नगरी के जो लिपि है वो ना समझ पाए, पर विवेकानंद जी की तस्वीर आप पहचानते हैं शायद। आप दिखा दीजिए कैमरा में। स्वामी विवेकानंद का हम क्या पढ़ते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कैसे समझे? हाँ, तो जिसमें उनका कुछ बानी लिखा हुआ होता है और हम वो पढ़ते हैं और लोगों को उस बानी सुना के ज्ञान देते हैं कि भाई उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तो और सवेरे सवेरे नींद खराब करके उठा क्या करूंगा, चलो चलो। तो स्वामी जी की जो एग्रीकल्चरल फिलोसॉफी है, हम नहीं जानते क्या उनका एग्रीकल्चरल, मुझे भी शिक्षा नीति क्या थी उनका, इंटरेस्ट आ रहा है। तो आप उनकी जो एग्रीकल्चर में नीति क्या थी मुझे भी जानना है, मतलब इंटरेस्ट आ रहा है। एक दिन इस पे चर्चा रखिए, स्वामी जी के जो एग्रीकल्चरल फिलोसॉफी, शिक्षा की फिलोसॉफी अलग अलग करेंगे, खिचड़ी नहीं करेंगे। ये जानना ही तो जरूरी है। विवेकानंद कब पैदा हुआ, कब चले गए, कब उन्होंने रामकृष्ण मिशन की गठन किया, ये जानना तो है। लेकिन इससे बड़ा विवेकानंद, अच्छा एक आदमी वो विवेकानंद ना होकर अगर ये करे तो विवेकानंद जैसा उनको याद किया जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो उनको इतना याद किया जा रहा है, मतलब उनका कुछ तो स्पेशल है। तो इस स्पेशलिटी को आप भूल गए और वो कुछ नाम या तारीख वारीख ये सब याद। मैं तो अभी भी यही कहता हूँ, मेरे स्टूडेंट को भी मैं कहता हूँ कि देश में अगर स्वामी विवेकानंद की जो शिक्षा नीति है वो अगर लागू कर दी जाए तो ये देश अगले जनरेशन से पूरा साफ सुथरा, एकदम मैच्योर, एक भी लोग भ्रष्टाचार नहीं करेगा। ऐसा फिलोसॉफी विवेकानंद की कि एक भी लोग भ्रष्टाचारी नहीं होगा। मैं ये डंके की चोट पे कह रहा हूं और इस फिलोसॉफी में इतना जोर है, लेकिन इतने डंके की चोट पे मैं जो कह रहा हूं, क्या वो फिलोसॉफी कितने लोग जानते हैं? आप ये बाहर जाइए, लोगों को सुनिए, भाई विवेकानंद की फिलोसॉफी हमें 5 मिनट में। कपड़े याद है उनके? कपड़े, वो क्या कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे? अब तो लोगों को ये भी है कि वो मछली खाते थे, मतलब वो मछली खाते थे, ये बहुत तकलीफ देता है। लेकिन उनका जो फिलोसॉफी, वो क्या कहता था इसके पीछे, ये नहीं जानता। मुझे लगता है कि आज का पॉडकास्ट एक बहुत अच्छी एक जगह खत्म हुआ है। हमने पार्टीलेस डेमोक्रेसी की भी बात की। राहुल भैया ने कहा कि उन्होंने बस एक स्ट्रक्चर दिया, उसके ऊपर आपको क्या सीमेंट देना है, क्या फर्नीचर लगाना है, वो हम चर्चा में ला सकते हैं भविष्य में। कुछ और भी लोग इस बारे में चर्चा करें, ये भी मैं चाहूँगा। और आखिर में जो जिस ट्यून पे हमने ख़त्म किया कि स्वामी विवेकानंद की जो फिलोसॉफी है, उनमें भी हम आगे कुछ पॉडकास्ट लाएंगे। और किन चीज़ों में आपको जानना है राहुल भैया से या फिर ऐसे इससे रिलेटेड विषय में, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बड़े तो ये इस वीडियो में कुछ भी अगर आपको काम का लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके परिचित किसी को लगता है कि उन्हें इस बारे में जानना चाहिए तो वीडियो शेयर भी कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।